नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका फिर से एक नई वीडियो में। दोस्तों, पिछले वीडियो में हम देख चुके थे कि जीव प्रक्रम की जो चैप्टर था बायो का फर्स्ट लेसन, उसको हम देख चुके थे। उसमें का महत्वपूर्ण जितना भी क्वेश्चन था सब देख चुके थे। और जो लोग नहीं देखे हैं उनसे विनम्र निवेदन है कि जा करके देख ले, मैं लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ठीक है, तो इससे पहले चलिए हम लोग क्या करते हैं कि जो सेकंड लेसन है मानव नियंत्रण एवं समन्वय, इसको हम स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग इस चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करके और शेयर कर दीजिएगा, ताकि जब भी अगला वीडियो जो नोटिफिकेशन आपके पास जाए तो आप लोगों को प्रॉपर वीडियो टाइम पे मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, आप लोगों का सबसे फर्स्ट वाला जो प्रश्न है वो प्रश्न है, हार्मोन स्रावित होता है, किससे स्रावित होता है दोस्तों? तो ऑप्शन ए है अंतःस्रावी ग्रंथि से, ऑप्शन बी बहिःस्रावी ग्रंथि से, ऑप्शन सी है कि नलिका ग्रंथि से, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। तो दोस्तों, इसका आंसर है अंतःस्रावी ग्रंथि से। आप लोग का अगला प्रश्न है कि ग्वाइटर अथवा घेंघा पनपता है किससे? तो किससे पनपता है बाबू? घेंघा जो होता है गर्दन में, वो किससे पनपता है? पहला नंबर देखते हैं कि चीनी की कमी से, सेकंड नंबर देखते हैं आयोडीन की कमी से, थर्ड नंबर देखते हैं कि रक्त की कमी से, और डी नंबर देखते हैं कि मोटापा से। तो दोस्तों, इसमें आप लोगों को जो घेंघा रोग होता है वो आयोडीन की कमी से होता है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। दोस्तों, आप लोग का अगला प्रश्न देखते हैं। आप लोग का दोस्तों अगला प्रश्न है कि थायरॉक्सिन का स्राव कहाँ होता है? थायरॉक्सिन का स्राव कहाँ होता है? तो दोस्तों, आप लोगों का प्रश्न आप लोगों का ऑप्शन है थायराइड में, यकृत में, वृक्क में, वृषण में। दोस्तों, आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, थायराइड में। दोस्तों, आप लोग का अगला प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों, आप लोग का अगला प्रश्न है कि मानव में डायलिसिस थैली है, क्या है बाबू? पहला नाइफ्रॉन, न्यूरॉन, माइटोकॉन्ड्रिया, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, नाइफ्रॉन। दोस्तों, आप लोग का अगला प्रश्न चलिए देखते हैं। आप लोग का अगला प्रश्न है कि भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो दोस्तों, ये वाला क्वेश्चन कल वाला में भी हो चुका था। ठीक है, फिर से आप लोग देख लीजिए। यहाँ पे ऑप्शन ए है उपचयन, ऑप्शन बी संयोजन, ऑप्शन सी है अपचयन, और ऑप्शन डी है विस्थापन। तो दोस्तों, आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, उपचयन। आपका अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कौन सा पादप नियंत्रण फल बेचने वाला द्वारा उपयोग किया जाता है? तो कौन सा जो हार्मोन होता है, आप लोग पढ़े होंगे कि पादप हार्मोन 5 प्रकार के होते हैं। तो जिसमें से फल बेचने वाले के पास होता है। तो फल बेचने वाला उसका काम क्या करेगा? फल को जो फल नहीं पके रहते हैं उसको पकाता है। तो फल पकाने वाला हार्मोन भी एक तरह से कह सकते हैं आप इसको। तो फल पकाने वाला हार्मोन होता है इथिलीन। ठीक है, तो जो फल बेचने वाले लोग होते हैं वो एथिलीन ही अपने पास क्या करते हैं, रखते हैं। चलिए आप लोग का अगला प्रश्न देख लेते हैं कि वह संरचना जो उद्दीपन की पहचान कराती है कहलाती है, क्या कहलाती है बाबू? ऑप्शन ए है ग्राही, ऑप्शन बी प्रभावक, ऑप्शन सी उत्तरदायित्व, और ऑप्शन डी है बेचैनी। तो दोस्तों, आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, ग्राही। आप लोग का अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक अंतःस्रावी और बहिःस्रावी ग्रंथि 2 प्रकार की होती है? तो आपका ऑप्शन ए है अग्नाशय, ऑप्शन बी थायराइड, और ऑप्शन डी पैराथायराइड, और ऑप्शन डी है पिट्यूटरी। तो दोस्तों, आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, अग्नाशय। दोस्तों, आप लोग का चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों, आपका अगला प्रश्न है कि कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि वृक्क के दोनों ओर ऊपर स्थित होती है? आपका ऑप्शन है, ऑप्शन ए है गोनेट्स, ऑप्शन बी है पिट्यूटरी, ऑप्शन सी है अग्नाशय, और ऑप्शन डी है एड्रीनल। तो दोस्तों, आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, एड्रीनल। दोस्तों, आप लोग का अगला प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों, आप लोग का अगला प्रश्न है कि जीवों में ध्वनि ग्रहण करने के लिए संवेदी अंग है। आपका ऑप्शन है प्रकाशग्राही, ग्रहणग्राही, श्रावग्राही, और स्पर्शक ग्राही। तो दोस्तों, आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, श्रवणग्राही। आप लोग का अगला प्रश्न है दोस्तों कि वृक्क के ऊपर स्थित अंतःस्रावी ग्रंथि है, क्या है बाबू? तो पीयूष ग्रंथि, पीनियल ग्रंथि, अधिवृक्क ग्रंथि,
नॉन ऑफ दिस मतलब इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी अधिवृक्क ग्रंथि। दोस्तों आप लोग का अगला प्रश्न देख लेते हैं। अब अगला प्रश्न आप लोग का कह रहा है कि अधिकतर पादप नियंत्रण उत्पन्न होते हैं, नियंत्रक उत्पन्न होते हैं कैसे? बढ़ते तने के अग्रभाग पर, बढ़ती जड़ के अग्रभाग पर, या फ्लोएम के संवहन नली पर। ऑप्शन डी है ए और बी दोनों। तो दोस्तों आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी ए और बी दोनों। दोस्तों आपका अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि बीज रहित फलों के बनाने को कहते हैं, क्या कहते हैं? ऑप्शन ए है अनिषेक फलन, ऑप्शन बी है अनिषेक अंडपी, ऑप्शन सी है अग्र प्रभाविकता, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी अग्र प्रभाविकता। दोस्तों आपका अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है? तो पादप हार्मोन कौन सा है बाबू? तो यहाँ पे देख लीजिए इंसुलिन, थायरॉक्सिन, एड्रोजेन, साइटोकाइनिन। तो दोस्तों आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन ही आपका क्या है? पादप हार्मोन। बाकी ये जितना भी है ये सब जंतु हार्मोन है जो मनुष्य में पाए जाते हैं। ठीक है। अगला आपका प्रश्न है कि दो तंत्रिका तंत्रों के मध्य खाली स्थान को कहते हैं, क्या कहते हैं बाबू? दो तंत्रिका तंत्र के बीच जो खाली स्थान रहता है उसको कहते हैं। ऑप्शन है दुमिका, सिनेटिक दरार और एक्सॉन आवेग। तो दोस्तों आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी सिनेटिक दरार। आपका अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है मस्तिष्क उत्तरदायी है, किसके लिए मस्तिष्क उत्तरदायी है बाबू? ऑप्शन ए सोचने के लिए, हृदय स्पंदन के लिए, शरीर की संतुलन बनाए रखने के लिए, और ऑप्शन डी उपयुक्त सभी के लिए। तो दोस्तों आपका सही उत्तर जो हो जाएगा ऑप्शन डी उपयुक्त सभी के लिए। मस्तिष्क का काम क्या होता है? सोचता भी है, हृदय स्पंदन भी करता है, शरीर की और संतुलन भी बनाए रखता है। आपका अगला प्रश्न देख लेते हैं कि बहुकोशिकीय जीवों में निम्न में से किस प्रकार का समन्वय पाया जाता है? ऑप्शन ए है रासायनिक समन्वय, ऑप्शन बी है तंत्रिकीय समन्वय, ऑप्शन बी उपयुक्त दोनों, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों जो मनुष्य में बहुकोशिकीय जीव, जो उच्च श्रेणी के जितने भी प्राणी होते हैं उनमें दोनों समन्वय होता है, रासायनिक समन्वय और तंत्रिकीय समन्वय। लेकिन केवल पौधा को अगर बात कर ले तो उसमें केवल क्या होता है? रासायनिक समन्वय होता है। ठीक है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी उपयुक्त दोनों। अगला प्रश्न आपका है कि तंत्रिका कोशिका कितने प्रकार की होती है? तो बाबू आपका तंत्रिका कोशिका कितने प्रकार की होती है? ऑप्शन ए है 1 प्रकार, ऑप्शन बी है 2 प्रकार, ऑप्शन सी है 3 प्रकार, और ऑप्शन डी है 4 प्रकार। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 3 प्रकार। आपका अगला प्रश्न है कि प्रतिवर्ती चाप कहाँ बनते हैं? ऑप्शन ए है मेरुरज्जु में, ऑप्शन बी मस्तिष्क में, ऑप्शन सी पेशी ऊतक में, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए मेरुरज्जु में। आपका अगला प्रश्न है कि शरीर की प्रधान नियंत्रक ग्रंथि किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए जनन ग्रंथि को, ऑप्शन बी पीयूष ग्रंथि को, ऑप्शन सी थायराइड ग्रंथि को, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी पीयूष ग्रंथि को। आपका अगला प्रश्न है बाबू, देखते हैं। आपका अगला प्रश्न है कि अंतःस्रावी ग्रंथि होती है, क्या होती है? नलिका वाहिनी, नलिका युक्त, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए नलिका वाहिनी। आपका अगला प्रश्न है, देखते हैं क्या, कि थायराइड ग्रंथि की अल्पक्रियाता के कारण कौन सी रोग उत्पन्न होती है? थायराइड ग्रंथि से। तो बाबू थायराइड ग्रंथि से आपका कौन सा रोग होता है? यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ऑटुआ मंता, ऑटुआ अल्पक्रियाता और मिक्सीडीमा। ऑप्शन डी इनमें से ये सभी। तो दोस्तों आपका सही उत्तर हो जाएगा कि ऑप्शन डी ये सभी रोग होता है। ठीक है, थायराइड ग्रंथि के कारण। ठीक, आपका अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कि अग्नाशय द्वारा निम्न में से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? अग्नाशय द्वारा कौन सा स्रावित होता है? तो आपका ऑप्शन है कि इंसुलिन, ग्लूकोगॉन, ऑप्शन सी है दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं।
आपका सही उत्तर हो जाएगा कि ऑप्शन सी दोनों। ऊपर ए और बी दोनों होगा। इंसुलिन भी स्रावित होता है और ग्लूकोगॉन भी स्रावित होता है। आपका अगला प्रश्न देख लेते हैं। आपका अगला प्रश्न है कि पत्तियों का मुरझाना किस पादप हार्मोन के कारण संभव है। तो दोस्तों पत्ती का जो मुरझा जाना वो किसके कारण संभव है। ऑप्शन देखते हैं कि जैब्रोलिन, साइटोकाइनिन, एब्सिसिक अम्ल, ये सही है, सभी है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी एब्सिसिक अम्ल, क्योंकि एब्सिसिक अम्ल से ही क्या होता है कि पत्ती का विलंघन होता है, पत्ती मुरझाता है। आपका अगला प्रश्न देख लेते हैं कि स्रावित होने वाले हार्मोन का समय और मात्रा किस क्रियाविधि द्वारा नियंत्रित की जाती है। ऑप्शन ए है श्रवण, ऑप्शन बी है परिशोधन, ऑप्शन सी है अनुक्रिया और ऑप्शन डी है पुनर्भरण। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी पुनर्भरण। आपका अगला प्रश्न देखते हैं। आपका अगला प्रश्न है कि जड़ का अधोगामी वृद्धि है। क्या है जड़ का अधोगामी वृद्धि। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा आपका पहला ऑप्शन देख लीजिए, प्रकाशानुवर्तन गति, गुरुत्वानुवर्तन गति, जलानुवर्तन गति और रसायन अनुवर्तन गति। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी गुरुत्वानुवर्तन गति। आपका अगला प्रश्न है कि पॉन्स मेडुला और अनुमस्तिष्क, पॉन्स मेडुला और अनुमस्तिष्क क्या है, किसके भाग है। ठीक है, तो अग्र मस्तिष्क का हिस्सा है, मध्य मस्तिष्क का हिस्सा है, पश्चिम मस्तिष्क का हिस्सा है या प्रमस्तिष्क का हिस्सा है। तो दोस्तों ये तीनों जो है ये है पश्चिम मस्तिष्क का हिस्सा। तो इसलिए आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी पश्चिम मस्तिष्क का हिस्सा। आपका अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सी अनैच्छिक क्रियाएं हैं। वमन, चबाना, लार आना, हृदय का धड़कन। तो इसमें से आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी चबाना, जो हम अपने अनुसार करते हैं। अनैच्छिक क्रियाएं होती है मतलब कि जो खुद से कर सकते हैं और जो हम ना करना चाहे फिर भी हो जाए उसे कहते हैं ऐच्छिक क्रियाएं। ठीक है, तो इसमें से चबाना जो है अनैच्छिक क्रियाएं हैं। आपका अगला प्रश्न देख लेते हैं। ऑटो ग्रंथि को थायरॉक्सिन हार्मोन बनाने के लिए क्या आवश्यक है। ऑप्शन ए सोडियम, ऑप्शन बी क्लोरीन, ऑप्शन सी फास्फोरस, ऑप्शन डी ये सभी। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए सोडियम। आपका अगला प्रश्न है कि मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की स्थिति तथा संतुलन का अनुरक्षण करता है। आपका ऑप्शन है अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, अनुमस्तिष्क, इनमें से ये सभी। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी अनुमस्तिष्क। आपका अगला प्रश्न है बाबू कि पादप हार्मोन साइटोकाइनिन सहायक है, किसके लिए सहायक है। तो प्रारोह के अग्रभाग की लंबाई में वृद्धि के लिए या तने की वृद्धि के लिए या पादप का प्रकाश की ओर मुड़ने के लिए या इनमें से सभी। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए प्रारोह के अग्रभाग की लंबाई में वृद्धि के लिए। आपका अगला प्रश्न देख लेते हैं। आपका अगला प्रश्न है कि अणुकुंचन गति किस पौधा पर प्रमाणित की जाती है। ऑप्शन ए है छुई मुई, ऑप्शन बी है धृत कुमारी, ऑप्शन सी है कैंडुला पर, ऑप्शन डी है कैक्टस पर। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए छुई मुई पर। आपका अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। तो आपका अगला प्रश्न कह रहा है कि वृक्क किस तंत्र का भाग है। वृक्क जो है कल ही बता दिए थे जब हम जैव प्रक्रम वाला चैप्टर जब अध्ययन पढ़ाए थे तो उसमें हम बता दिए थे आप लोगों को कि वृक्क किस तंत्र का भाग है। पाचन तंत्र में क्या क्या है। तो पाचन तंत्र में आहार नाल है सब, और परिसंचरण तंत्र में क्या है। तो परिसंचरण तंत्र में हमारा हार्ट आ जाता है, वेसल्स आ जाते हैं। ठीक है, और उत्सर्जन में, हाँ तो उत्सर्जन में ही वृक्क तंत्र का भाग होता है, उत्सर्जन का ही भाग होता है। ठीक है, श्वसन में हमारा फेफड़ा, श्वास नली, यही सब आते हैं। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी उत्सर्जन तंत्र का। ठीक है, तो आपका अगला प्रश्न है इंसुलिन की कमी के कारण कौन सा रोग होता है। ऑप्शन ए एड्स, ऑप्शन बी बेरी, ऑप्शन सी घेंघा और ऑप्शन डी है मधुमेह। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी मधुमेह है। आपका अगला प्रश्न है दोस्तों कि खोपड़ी के अग्र सिरे पर स्थित न्यूरॉन को शरीर की विभिन्न भागों से प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है। तो जल, खून, संकेत, वायु। तो दोस्तों आपका सही उत्तर हो जाएगा
संकेत, ऑप्शन सी। क्योंकि जो पूरा बॉडी से संकेत को ही क्या करता है, यहाँ तक पहुँचाता है जहाँ पे हम तुरंत रिएक्ट करते हैं। ठीक है, आपका अगला प्रश्न है, ऑटो ग्रंथि को थायरॉक्सिन हार्मोन बनाने के लिए आवश्यक है, क्या आवश्यक है? तो लोहा, वसा, प्रोटीन, आयोडीन। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, आयोडीन। आपका अगला प्रश्न है दोस्तों कि लीडिंग कोशिकाएं कहाँ मिलती है? आपका ऑप्शन है वृषण में, ऑप्शन बी है अंडाशय में, ऑप्शन सी है पीयूष ग्रंथि में, और ऑप्शन डी है पाराउट ग्रंथि में। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, वृषण में। आपका अगला प्रश्न है दोस्तों कि ऑक्सीन पादप हार्मोन पौधा के किस क्रिया में सहायक करता है? ऑप्शन ए वृद्धि में, ऑप्शन बी श्वसन में, ऑप्शन सी भोजन में, ऑप्शन डी जनन में। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, वृद्धि में। देखिए ऑक्सीन जो होता है यह पौधा के शीर्ष भाग में पाया जाता है, जो क्या करता है, पौधा को वृद्धि में सहायता प्रदान कराता है। ठीक है, आपका अगला प्रश्न देखते हैं। आपका अगला प्रश्न है तंत्रिका तंत्रिका भाग है, तंत्रिका तंत्रिका भाग क्या है? ऑप्शन ए मस्तिष्क, ऑप्शन बी रीढ़, ऑप्शन सी रज्जु, और ऑप्शन डी ये सभी। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, ये सभी। ये सभी जो है तंत्रिका तंत्र के ही भाग होते हैं। आपका अगला प्रश्न है कि एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरिन और रिलैक्सिन हार्मोन स्रावित होते हैं किससे? अंडाशय से, वृषण से, एड्रीनल ग्रंथि से, और अग्नाशय से। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, अंडाशय से। आपका अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन मादा जनन हार्मोन है? तो बाबू कौन मादा जनन हार्मोन है? तो ऊपर यहाँ से देखिए अंडाशय से स्रावित हो रहा है, इसी में से एक है। ये तीनों देख रहे हैं आप लोग, चार गो है। ठीक है, इसी में से एक जो भी मिलेगा, ये सब किससे स्रावित हो रहा है? अंडाशय से स्रावित हो रहा है। अंडाशय कहाँ होता है? तो अंडाशय होता है मादा में। ठीक है, इसलिए क्या हो जाएगा आपका अगला प्रश्न का उत्तर एड्रोजन। ठीक है, एक मिनट, एड्रोजन, प्रोटेज, हाँ, ये सभी किससे स्रावित होता है? अंडाशय से स्रावित होता है। और अंडाशय किस में होता है? तो अंडाशय होता है मादा में, इसलिए क्या हो जाएगा, ये सभी सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी नंबर ये इसका सही हो जाएगा। आपका दोस्तों अगला प्रश्न देख लेते हैं। तो आपका अगला प्रश्न कह रहा है कि कुछ जानवर जुगाली करते हैं, किसके लिए जुगाली करते हैं बाबू? तो जुगाली करते हैं, ऑप्शन है स्वास्थ्य के लिए, ऑप्शन बी है भोजन के पाचन के लिए, ऑप्शन सी है दूध बढ़ाने के लिए, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो हम आपको बता दें कि जो भी जानवर क्या करते हैं, जुगाली करते हैं, यानी कि कौड़ी करते हैं, अपने भाषा में हम लोग बोल सकते हैं। तो उनमें क्या होता है कि वो जल्दी जल्दी, मतलब कि बहुत जल्दी जल्दी वो भोजन को केवल निगल लेते हैं, चबाते वगैरह नहीं है। तो इसलिए क्या करते हैं, फिर से उसे ला करके और जुगाली करते हैं, जिससे क्या करते हैं कि उनका भोजन पचाने में सहायता होती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, भोजन पाचन के लिए। आपका अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कि रुधिर दाब तथा हृदय स्पंदन किस हार्मोन के द्वारा बढ़ता है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा आपका प्रश्न है प्रोजेनर्स के और एस्टेडियल के, एड्रीनलिन, और ऑप्शन डी है रिलैक्सिन। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, एड्रीलिन। ठीक है, आपका अगला प्रश्न है कि हमारे शरीर में विभिन्न जैविक क्रिया का नियंत्रण होता है, कैसे होता है विभिन्न जैविक क्रियाओं का नियंत्रण? तो तंत्रिका द्वारा, रसायनों द्वारा, तंत्रिका एवं रसायन द्वारा, इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, तंत्रिका द्वारा भी होता है और रसायन द्वारा भी होता है। पीछे वाला जो क्वेश्चन था उसी से सेम मिलता जुलता है। ये नीचे है कि एब्सिसिक एसिड किस तरह का रसायन है? तो एब्सिसिक एसिड किस तरह का रसायन है? तो आपका प्रश्न है, ऑप्शन है यहाँ पे ऑक्सीन की तरह का, जेब्रोलिन्स की तरह का, साइटोकाइनिन की तरह का, वृद्धि रोधक का। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, वृद्धि रोधक की तरह का एक रसायन है। आपका अगला प्रश्न है बीज रहित पौधे के उत्पादन में ये सहायक होते हैं, क्या सहायक होते हैं बाबू? साइटोकाइनिन, अविजन, जिब्रेलिन्स और ऑक्सीन एवं जेब्रोलिन्स दोनों। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑक्सीन एवं जेब्रोलिन्स दोनों। आपका अगला प्रश्न है कि इनमें कौन फल पकाने के लिए प्रयुक्त होता है? तो हम पीछे बताए थे कि जो दुकानदार क्या करता है,
रखता है और फल को क्या करता है, फल को पकाता है, उसी को क्या कहते हैं हम, फल पकाने वाले हार्मोन भी कहते हैं। तो कि क्या बताए थे बाबू, तो ऑप्शन सी नंबर जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा एथिलीन। आपका अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है आप लोगों का, ये जितना था ये सब 50 ठो क्वेश्चन था केवल मानव नियंत्रण एवं समन्वय यानी कि बायो के सेकंड लेसन का। अब यहाँ से शुरू होता है हमारा थर्ड लेसन, बायो का थर्ड लेसन, जीव जनन कैसे करते हैं। तो इसका देख लेते हैं। इसका है फर्स्ट क्वेश्चन, इसका कह रहा कि पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन होता है, किसके द्वारा होता है बाबू, तो इसमें दिया है ऑप्शन पत्तियों द्वारा, फूलों द्वारा, तना द्वारा, इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, फूलों के द्वारा। आपका अगला प्रश्न है कि मानव मादा में जनन तंत्र का भाग होता है अंडाशय, गर्भाशय, शुक्रवाहिनी और डिंबवाहिनी। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, शुक्रवाहिनी। सॉरी, क्वेश्चन को हम गलत पढ़ दिए थे। यहाँ पे है कि मानव मादा के जनन तंत्र का भाग नहीं है, अंडाशय है और गर्भाशय भी है, डिंबवाहिनी भी है, लेकिन ये शुक्रवाहिका नहीं है, इसलिए आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, शुक्रवाहिका। आपका अगला प्रश्न देख लेते हैं कि नर युग्मक एवं मादा युग्मक संलग्न को कहते हैं, क्या कहते हैं, क्या कहते हैं बाबू, किण्वन, बौनापन, मधुमेह, कोई नहीं। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, कोई नहीं, ऑप्शन डी कोई नहीं, क्योंकि नर युग्मक एवं मादा युग्मक के संलग्न को कहते हैं निषेचन। चलिए आपका अगला प्रश्न देख लेते हैं। आपका अगला प्रश्न है बाबू कि निम्नलिखित में से कौन एक लिंगी पादप का उदाहरण है। एक लिंगी पादप का उदाहरण कौन सा है, ऑप्शन ए सरसों, ऑप्शन बी गुड़हल, ऑप्शन सी पपीता और ऑप्शन डी मटर। तो आपका दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, पपीता। पपीता जो है एक लिंगी पादप का उदाहरण है। ठीक है, आपका अगला प्रश्न देख लेते हैं कि मुकुलन द्वारा प्रजनन किससे होता है। ऑप्शन ए अमीबा, ईस्ट, मलेरिया और पैरामेसियम। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, ईस्ट के द्वारा, ईस्ट से होता है। आपका अगला प्रश्न है बाबू कि फूलों में नर प्रजनन अंग होते हैं। तो नर प्रजनन अंग कौन से होते हैं, पुंकेसर, अंडप, वर्तिकाग्र, वर्तिका। तो ये जो तीनों है ये है मादा जननांग, ठीक है, लेकिन नर जनन अंग है ये पुंकेसर। ठीक है, याद रखिएगा कि ये क्या है, नर जनन अंग है। आपका अगला प्रश्न है दोस्तों कि द्विखंडन होता है, द्विखंडन किस में होता है, ऑप्शन ए अमीबा में, ऑप्शन बी पैरामेसियम में, ऑप्शन सी लिस्मेनिया में, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो द्विखंडन पहले हम जो लोग पढ़े होंगे मेरे से, तो उनमें को मैंने बताया होगा कि इस तरह से अमीबा का कोई निश्चित आकार नहीं होता है। तो क्या होता है कि उस सब का ऐसे यहाँ पे केंद्रक अगर है तो केंद्रक क्या होगा, ऐसे धीरे धीरे गोला होते जाएगा। ठीक है, और एक समय ऐसा आएगा कि ये केंद्रक क्या होगा, दो भाग में बट जाएगा, और दो भाग में बटेगा तो कुछ इस प्रकार से आप लोगों का दो भाग में बटेगा तो कुछ इस प्रकार से आप लोगों का आकृति बनेगा। ठीक है, इस प्रकार से कुछ आकृति बनेगा। तो इसमें और सेकंड वाला में क्या होगा कि ये दोनों कट जाएंगे, तो इसी को क्या कहेंगे, द्विखंडन। ठीक है, तो अमीबा में जो होता है क्या होता है, द्विखंडन होता है। आपका अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस जीव में बहुखंडन होता है। तो बहुखंडन और इसको बहुखंडन भी कह सकते हैं। ठीक है, द्विखंडन और बहुखंडन एक ही चीज़ है, कोई दूसरा बात नहीं है। अगर एक से अधिक भाग में बट रहा है तो उसको हम क्या कह सकते हैं, बहुखंडन भी कह सकते हैं, और दो भाग में बट रहा है तो द्विखंडन कहेंगे। तो अमीबा आपका सही, इसका भी सही उत्तर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न देख लेते हैं कि बायोफाइलम के कौन सी भाग में कायिक प्रवर्धन होता है। ऑप्शन ए पत्तियां, ऑप्शन बी जड़, ऑप्शन सी तना और ऑप्शन डी फूल। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए पत्तियां में, ब्रायोफाइलम। ठीक है, आपका अगला प्रश्न है कि मानव मादा में निषेचन होता है, कहाँ होता है मानव मादा में निषेचन बाबू। तो ऑप्शन आपका है गर्भाशय में, अंडाशय में, योनि में और फैलोपियन नली में। तो देखिए यहाँ पे अंडाशय से क्या होता है, अंडाणु निकलता है, गर्भाशय तक जाता है, और योनि से भी क्या होता है, निकलता है, और फैलोपियन नली में जाकर के सब मिलता है, और वहीं पे क्या होता है, भ्रूण का निर्माण होता है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, फैलोपियन नली में।
आपका अगला प्रश्न है बाबू कि तने द्वारा कायिक प्रवर्धन होता है किसमें? पुदीना में, हल्दी में, अदरक में, ये सभी। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, ये सभी। ये सभी में जो है तने द्वारा ही क्या होता है? कायिक प्रवर्धन होता है। आपका अगला प्रश्न है कि विखंडन द्वारा जनन होता है किसमें होता है? विखंडन द्वारा जनन बाबू, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन है मेढक, सितारा मछली, टीडे में, कोए में। ठीक है, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा एक मिनट, आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, सितारा मछली में क्या होता है? खंडन द्वारा जनन होता है। अब कौन सा खंडन? द्विखंडन, बहुखंडन। ठीक है, आपका अगला प्रश्न है कि कायिक प्रवर्धन संभव है किसमें? कायिक प्रवर्धन संभव है बाबू, जड़ में, तना में, पतई में, उपयुक्त सभी द्वारा। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी के द्वारा क्या होगा? कायिक प्रवर्धन संभव हो सकता है। आपका अगला प्रश्न है कि तने पर उपस्थित कलियां पाई जाती है किसमें पाई जाती है? तने पर उपस्थित कलियां, तो यहाँ पे आपका देख सकते हैं पुदीना है, आलू है, ब्रायोफिलम है और ये सभी में। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, आलू में। ठीक है, आपका अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपका कह रहा है कि मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन होता है। मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन किसमें होता है? ऑप्शन ए हाइड्रा में, ऑप्शन बी मटर में, ऑप्शन सी शैवाल में, ऑप्शन डी प्लाज्मोडियम में। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए हाइड्रा में। आपका अगला प्रश्न बाबू देखते हैं। आपका अगला प्रश्न कह रहा है कि अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है किस? मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन किसमें होता है? अमीबा में, ईस्ट में, प्लाज्मोडियम में और लेशमानियम में। ठीक है, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, ईस्ट में। ठीक है, आपका अगला प्रश्न देख लेते हैं। ये छोटा कहाँ हो जाता है बार बार इतना? आपका अगला प्रश्न है बाबू कि निम्न में से कौन मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है? मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है, तो आपका ऑप्शन है अंडाशय, गर्भाशय, शुक्रवाहिका और डिंबवाहिनी। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, शुक्रवाहिका। शुक्रवाहिका किस में होता है बाबू? तो शुक्रवाहिका होता है नर में, जिससे क्या होता है कि शुक्राणु और बाहर निकलते हैं। आपका अगला प्रश्न है कि परागकोश में होता है, परागकोश में क्या होता है बाबू? बाह्यदलपुंज, अंडाशय, अंडप और परागकण। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, परागकण। परागकोश में क्या उपस्थित रहता है? तो परागकण उपस्थित रहता है। आपका अगला प्रश्न है कि गतिशील जनन कोशिका को नर युग्मक तथा जिस जनन कोशिका में भोजन का भंडार संचित होता है उसे क्या कहते हैं? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, जननांग, ऑप्शन बी उभयलिंगी, ऑप्शन सी परागकण, ऑप्शन डी मादा युग्मक। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा बाबू इसमें आप लोग का ऑप्शन डी, मादा युग्मक। आपका अगला प्रश्न है बाबू कि एड्स रोग का प्रमुख कारण है। एड्स रोग का प्रमुख कारण क्या है? असुरक्षित यौन संपर्क, दूसरा खून की कमी, तीसरा विटामिन की कमी और चौथा जो है पोषण की कमी। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, असुरक्षित यौन संपर्क। आपका अगला प्रश्न है कि पंखुड़ियों का रंग अधिकतर होता है। तो पंखुड़ियों का रंग अधिकतर कैसा होता है बाबू? तो आप लोगों का पास ऑप्शन है पीला, हरा, लाल, सफ़ेद। तो आप लोग किसी भी फूल को देखिएगा जो उसका पंखुड़ी होता है, जो नीचे वाला भाग होता है ना, उसका जो कलर होता है वो ज़्यादातर ग्रीन होता है, यानी कि हरा होता है। ठीक, आपका अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि फूल का कौन सा भाग फल में बदलता है? तो फूल का कौन सा भाग फल में बदलता है? तो यहाँ पे आपका ऑप्शन है पुंकेसर, स्त्री केसर, अंडाशय, बीज। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, अंडाशय। अंडाशय जो होता है उसी को हम लोग खाते हैं, वही फल होता है। ठीक है, आपका अगला प्रश्न है कि भ्रूण के जिस भाग में तना पत्तियां बनती है उसे कहते हैं, क्या कहते हैं बाबू? तो मूलांकुर कहते हैं, परांकुर कहते हैं, या प्ररोह तंत्र कहते हैं, या इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, परांकुर कहते हैं। ठीक है, तो आपका अगला प्रश्न है कि एकल जीव में प्रजनन की विधि है। एकल जीव में मतलब इकलौता जीव में प्रजनन की विधि कौन सी है? तो खंडन, विखंडन,
बीजाणु बीजाणु समासंग, ये सभी। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, ये सभी। ये सभी जो होता है एक ही जीव में होता है। आपका अगला प्रश्न है कि लैंगिक जनन में आवश्यकता होती है केवल नर जननांग की, केवल स्त्री जननांग की, और नर एवं स्त्री जननांग दोनों की, इनमें से कोई नहीं। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, नर एवं स्त्री जननांग अंग की। देखिए लैंगिक जनन क्या होता है, जिसमें नर और स्त्री मतलब नर और मादा दोनों भाग लेते हैं, लेकिन अलैंगिक जनन जो होता है उसमें केवल एक ही जीव भाग लेता है। ठीक है, तो आगे से कंफ्यूज मत होइएगा इसमें। आप लोग का अगला प्रश्न है कि पुंकेसर पुष्प का कौन सा जननांग भाग है। तो पुंकेसर बताए थे पीछे वीडियो में, मतलब इसी वीडियो में हम पीछे बता चुके हैं। तो यहाँ से आप लोग इसका 26 नंबर क्वेश्चन है, इसका आप लोगों को आंसर खुद बाई खुद बताना है। ठीक है, देख करके तभी देखेंगे कि कितना लोग टॉप इसमें करने वाला। ठीक है, तो आपका अगला प्रश्न है 27 नंबर कि पुरुषों में यौनारंभ के लक्षण है। क्या है बाबू? दाढ़ी एवं मूछ का उगना, कंठ कंठ पर फूटना, मांसपेशियों में उभार आना, ये सभी। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, ये सभी। ये सभी जब होता है तो हम क्या समझते हैं कि पुरुषों में यौन आरंभ हो चुका है। ठीक है, आपको अगला प्रश्न है कि स्त्रियों के यौनारंभ के लक्षण है। तो उसमें क्या है? स्तनों की वृद्धि, नितंबों का उभरना और राजोधर्म का प्रारंभ। ऑप्शन डी है कि ये सभी। तो इसका भी ये सभी हो जाएगा ऑप्शन डी। आपका अगला प्रश्न है कि मनुष्य में नर जननांग निम्नलिखित में से कौन है। आपका ऑप्शन है वृषण, शुक्रवाहिका, मूत्रमार्ग, ये सभी। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, ये सभी। ये सभी क्या है? तो नर जननांग अंग की भाग है। ठीक है, आपका अगला प्रश्न है कि शुक्राणुओं का मोचन कहाँ होता है। ऑप्शन ए है अधिवृषण में, ऑप्शन बी शुक्रवाहिनी में, और ऑप्शन सी है वृषण में, ऑप्शन डी है शुक्राशय में। तो देखिए मतलब परिपक्व यहीं पे होते हैं, ऑप्शन बी शुक्रवाहिनी में। ठीक है, आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी शुक्रवाहिनी। आपका अगला प्रश्न है कि स्त्रियों में अंडाशय की संख्या कितनी होती है। स्त्री में अंडाशय की संख्या कितना होती है बाबू? तो ऑप्शन ए 1, 2, 3, 4। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 2। ठीक है, याद रखिएगा। मनुष्य में निषेचन के फलस्वरूप बनता है। क्या बनता है मनुष्य में निषेचन के फलस्वरूप? भ्रूण, बीजाणु, युग्मनज, इनमें से कोई नहीं। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, युग्मनज, निषेचन के जो फलस्वरूप बनता है। आपका अगला प्रश्न है कि वृषण में बने शुक्राणु संचित होते हैं। कहाँ होते हैं संचित बाबू? तो आपका ऑप्शन है शुक्राशय में, अधिवृषण में, शुक्रवाहिनी में, मूत्रमार्ग में। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, अधिवृषण जो होता है टेस्टिस, उसी में ये क्या रहते हैं? संचित रहते हैं। आपका अगला प्रश्न है वैसे परिवर्तन जो जीवों में नियंत्रण से बाहर होते हैं कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? टकराना, क्षमता, निकेत और परिवर्तन। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, निकेत। आपका अगला प्रश्न है कि एक लिंगी पुष्प का उदाहरण है। एक लिंगी पुष्प का उदाहरण कौन सा है बाबू? पपीता, सरसों, अड़हुल, और इनमें से कोई नहीं। इसका भी पीछे हम लोग कर चुके हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, पपीता। जो सेकंड लेसन है मानव में नियंत्रण एवं समन्वय, उसी का ये क्वेश्चन है। ठीक है, अगला प्रश्न है आप लोगों का, मानव जनन अंग किस आयु में परिपक्व एवं क्रियाशील होता है। तो किस आयु में बाबू? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन है 12, 18, 24 और 30। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 18 वर्ष की उम्र में परिपक्व बढ़िया तरीके से हो जाते हैं। आपका अगला प्रश्न है कि शुक्राणु का निर्माण होता है। शुक्राणु का निर्माण कहाँ होता है? ऑप्शन ए वृषण में, ऑप्शन बी गर्भाशय में, ऑप्शन सी अंडाशय में, ऑप्शन डी इनमें से सभी में। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, वृषण में। आपका अगला प्रश्न है कि लिंग गुणसूत्र का पूर्ण जोड़ा पाया जाता है। किस में पाया जाता है दोनों जोड़ा बाबू?
पुरुष में, स्त्री में और पुरुष स्त्री दोनों में, इनमें से कोई नहीं। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, पुरुष और स्त्री दोनों में। एक मिनट पूर्ण जोड़ा पाया जाता है। एक मिनट, पूर्ण जोड़ा XX, हाँ XX केवल किसमें पाया जाता है? स्त्री में। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, स्त्री में। आपका अगला प्रश्न है कि हाइड्रा में प्रजनन की विधि निम्नलिखित में से कौन है? कायिक प्रवर्धन, बीजाणु समासंग, मुकुलन, विखंडन। तो आप लोग का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, मुकुलन। हाइड्रा में जो प्रजनन की विधि होती है वो मुकुलन से होती है। ठीक है। आपका अगला प्रश्न है कि पुष्प का कौन सा भाग परागकण बनाता है? तो आपका प्रश्न, आपका ऑप्शन है बाह्यदलपुंज, पंखुड़ी, पुंकेसर, स्त्री केसर। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, पुंकेसर। आपका अगला प्रश्न है बाबू कि गन्ना, गुलाब एवं अंगूर के कृषि में किस जनन विधि का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए मुकुलन विधि का, ऑप्शन बी कायिक प्रवर्धन का, ऑप्शन सी खंडन विधि का, ऑप्शन डी विखंडन विधि का। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी जो है गन्ना, गुलाब और अंगूर की कृषि में इसी का ऑप्शन बी का या कायिक विधि का प्रयोग किया जाता है। आपका अगला प्रश्न है कि मादा जनन तंत्र में दोनों अंडवाहिनियां संयुक्त होकर एक लचीली थैलीनुमा संरचना का निर्माण करती है, जिसे कहते हैं कि क्या कहते हैं बाबू? ग्रीवा, योनि, गर्भाशय, इनमें से कोई नहीं। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, गर्भाशय। आपका अगला प्रश्न है कि माँ के रुधिर से पोषण मिलता है, कहाँ मिलता है, किसको मिलता है बाबू? भ्रूण को, गर्भाशय को, ग्रीवा को और शुक्राणु को। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, भ्रूण को। जब बच्चा माँ के गर्भ में रहता है तो उसको हम कहते हैं भ्रूण। ठीक है। तो यही पूछ रहा है कि माँ के रुधिर में पोषक मिलता है, किसको मिलता है? गर्भाशय तो अंग है, ग्रीवा भी क्या है? अंग है, शुक्राणु है तो वो तो नर से निकलता है, लेकिन जो बच्चा रहता है उसमें उसको कहते हैं हम लोग भ्रूण। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, भ्रूण। ठीक है। आपका अगला प्रश्न है कि मानव मादा में गर्भकाल का समय होता है, कितना महीना होता है बाबू? तो ये सबको पता होना चाहिए, 9 महीना का होता है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, 9 महीना। आपका अगला प्रश्न है कि ऋतुस्राव का राजोधर्म का समय होता है, कितना से कितना दिन होता है बाबू? तो यहाँ पे ऑप्शन है 2 से 8 दिन, 3 से 9 दिन, 4 से 10 दिन, 5 से कितना, 11 दिन। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, 2 से 8 दिन। आपका अगला प्रश्न है बाबू कि निषेचन क्रिया के पश्चात युग्मनज में क्या बनता है? निषेचन क्रिया के पश्चात मतलब निषेचन जब हो जाता है उसके बाद युग्मनज में क्या बनता है? तो यहाँ पे देखते हैं तो बीज, भ्रूण, खून का थक्का, ये सभी। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, भ्रूण। ठीक है। आपका अगला प्रश्न है कि वह प्रक्रम जिसके द्वारा जीव अपने जैसी संतान की उत्पत्ति करता है कहलाता है? अपने जैसे संतान की उत्पत्ति करता है कहलाता है, क्या कहलाता है? जनन, डायफ्राम, निषेचन, भ्रूण। तो आप लोग को याद रखना है यहाँ पे कि यह जो है जनन का डेफिनेशन है, इसलिए आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, जनन। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं कि वह प्रक्रम जिसके द्वारा जीव अपने जैसी संतानों की उत्पत्ति करता है कहलाता है या फिर जनन कहलाता है। ठीक है। आपका अगला प्रश्न है जनन कितने प्रकार के होते हैं? तो बाबू जनन आप लोगों को यहाँ पे ऑप्शन दे रहा है कि 2, 3, 4, 1। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, 2 प्रकार के। कौन कौन से होते हैं? तो फर्स्ट होता है वो होता है लैंगिक जनन या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और दूसरा होता है अलैंगिक जनन या अनसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। आपका सही उत्तर 2 हो जाएगा ऑप्शन ए। आपका अगला प्रश्न है इनमें कौन अलैंगिक जनन की विधि है? विखंडन, मुकुलन, बीजाणु जनन, ये सभी। तो ये जितने भी ये ऑप्शन है तीनों, ये सब क्या है बाबू आपका? तो अलैंगिक जनन की ही विधि है। तो इसलिए आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, ये सभी। आपका अगला प्रश्न है कि किस प्रकार के जनन में जनक के शरीर पर कलिका निकलती है?
तो किस प्रकार के जनन में जनक के शरीर पर कलिका निकलती है? ऑप्शन ए है मुकुलन, ऑप्शन बी विखंडन, ऑप्शन सी अपखंडन और ऑप्शन डी है बीजाणु जनन। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए मुकुलन। आपका अगला प्रश्न है बाबू कि पराग कोश में पाए जाते हैं, पराग कोश में क्या पाए जाते हैं? तो यहाँ पे है दलपुंज, बाह्य दलपुंज, परागकण, स्त्री केसर। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी ऑप्शन सी परागकण। आपका अगला प्रश्न है कि स्त्री केसर के आधारित भाग को कहते हैं, स्त्री केसर के आधारित भाग को क्या कहते हैं? वर्तिका, अंडाशय, वर्तिकाग्र, पुष्पासन। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी अंडाशय। आपका अगला प्रश्न है बापू कि पुंकेसर के अग्रभाग को कहते हैं, पुंकेसर के अग्रभाग को क्या कहते हैं? वर्तिका, परागकोश, वर्तिकान और पराग नली। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी परागकोश। आपका अगला प्रश्न है कि निषेचन की क्रिया किस जीव में मुख्यतः होती है? अमीबा में, ईस्ट में, पुष्पी पादपों में, इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी पुष्पी पादप एवं जंतुओं में। आपका अगला प्रश्न है कि निषेचन के फलस्वरूप अंडाशय की दीवारें बनती है, फूल, फल, बीज, भ्रूण। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी फल। जो अंडाशय की दीवार होती है वो किस में परिवर्तन हो जाती है? फल के रूप में परिवर्तित हो जाती है। आपका अगला प्रश्न है कि विजांग की दीवारें मोटी होकर बनती है, क्या बनती है विजांग की दीवारें मोटी होकर के? ऑप्शन ए है फल, बीज, बीजवरण, भ्रूण। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी बीजवारण। आपका अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सा भाग केवल पुरुष जनांग में पाया जाता है? कौन सा भाग जो है केवल पुरुष जनांग में पाया जाता है? तो यहाँ पे आप लोगों का सही उत्तर हो जाएगा, आप लोग का ऑप्शन है फैलोपियन नली, लेबिया माइनोर, शुक्रवाहिका, परिपक्व पुटक। आपका अगला प्रश्न है बाबू, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी शुक्रवाहिनी। शुक्रवाहिनी जो होता है ये केवल नर जननांग है, बाकी सब मादा जननांग है। आपका अगला प्रश्न है कि नर युग्मक एवं मादा युग्मक के संयोग से बनता है, क्या बनता है बाबू? जाइगोट, अंडाणु, शुक्राणु, वर्डी। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए जाइगोट। आपका अगला प्रश्न है कि स्त्रियों के मासिक चक्र में एक परिपक्व अंडाणु किस दिन अंडाशय से बाहर निकलता है? तो आपका सही उत्तर यहाँ पे ऑप्शन है आपका 28वें दिन, ऑप्शन बी है 14वें दिन, ऑप्शन सी है 20वें दिन, ऑप्शन डी है 30वें दिन। आपका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पे 14वें दिन। आपका अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन लैंगिक जनन संचारित रोग है? लैंगिक जनन से कौन सा रोग होता है यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन है एड्स, गोनोरिया और सिफिलिस और टाइफाइड। ठीक है, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी टाइफाइड। ठीक है, आपका अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपका आ गया। अब हम बायो का जो 4th लेसन है अनुवांशिक एवं जैव विकास, तो इसका हम ऑब्जेक्टिव लेकर के आ चुके हैं। ठीक है, तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है वो है द ओरिजिन ऑफ स्पेसिस नामक पुस्तक किसने लिखी थी? आपके पास ऑप्शन है डार्विन, ऑप्शन बी है ओपरिन, ऑप्शन सी है लेमार्क विज्ञान प्रयोगशाला किट और ऑप्शन डी है कोई नहीं। तो दोस्तों आपका सही जो उत्तर है वो हो जाएगा आपका डार्विन। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है कि मनुष्य में कितने जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं? तो कितने जोड़े पाए जाते हैं गुणसूत्र? तो आपका ऑप्शन है कि 26 जोड़े, 24 जोड़े, 23 जोड़े, 18 जोड़े। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 23 जोड़े, 23 जोड़े और 46 को। ठीक है, 23 जोड़े या 46 आप ऐसे बोल सकते हैं। ठीक है, आपका अगला प्रश्न है कि कीटों के पंख, चमगादड़ के पंख किस तरह के अंग है? ऑप्शन ए समजात अंग, ऑप्शन बी अवशेषी अंग, ऑप्शन सी समवृत्ति अंग और ऑप्शन डी है कि कोई नहीं। तो दोस्तों आपका इसका सही उत्तर जो हो जाएगा ऑप्शन सी होगा समवृत्ति अंग। आपका अगला प्रश्न है वर्तमान प्राणियों में कुछ संरचनाएं ऐसी पाई जाती है जिनका शरीर में अब कोई
उपयोग नहीं रह गया, ऐसी संरचनाओं को कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? तो यहाँ पे आपका ऑप्शन है समजात अंग, अवशेषी अंग, समृद्धि अंग, इनमें से कोई नहीं। आपका सही जो उत्तर है आपका ऑप्शन बी है, अवशेषी अंग। दोस्तों 1 मिनट रुके, थोड़ा सा हमको नेट को ऑफ कर लेने दीजिए, मैसेज काफ़ी आ रहा है, फ्लाइट मोड में डाल लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग का अगला प्रश्न देखते हैं कि जिन शब्द की प्रस्तावना किसने की थी। तो जिन शब्द की प्रस्तावना किसने की थी? ऑप्शन ए है वाटसन, ऑप्शन बी है वेंडेटेन, ऑप्शन सी है मेंडल और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आप लोग का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। आपका अगला प्रश्न है कि कौन सा वैज्ञानिक मंडल के नियम की पनः खोज से संबंधित है? ऑप्शन है सर्मक, लैमर्क, डार्विन, लिनियस। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, सर्मक। दोस्तों आपका अगला प्रश्न जो है कि गुणसूत्र बने होते हैं, गुणसूत्र किसके बने होते हैं बाबू? तो आपका ऑप्शन है डीएनए के, ऑप्शन बी है डीएनए तथा आरएनए के, ऑप्शन सी है डीएनए तथा प्रोटीन व आरएनए के, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, डीएनए तथा प्रोटीन व आरएनए के। जो गुणसूत्र होते हैं डीएनए, आरएनए और प्रोटीन के बने होते हैं, याद रखिएगा। आपका अगला प्रश्न है कि कोशिका में अनुवांशिक पदार्थ है। कोशिका में अनुवांशिक पदार्थ क्या है? डीएनए, गुणसूत्र, जीन, हरित लवक। आपका सही उत्तर हो जाएगा बाबू ऑप्शन ए, डीएनए। जो कोशिका का अनुवांशिक पदार्थ होता है डीएनए होता है। आपका अगला प्रश्न है जिन शब्द किसने प्रस्तुत किया था? तो जिन शब्द किसने प्रस्तुत किया था? ऑप्शन ए है जॉनसन, लैमार्क, मेंडल और ग्राफिथ, ठीक है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा जॉनसन, ठीक है। आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है बाबू कि मलेरिया उत्पन्न करने वाले मच्छर किस तरह के जल में उत्पन्न होते हैं? ऑप्शन ए है साफ जल, ऑप्शन बी है गंदा जल, ऑप्शन सी मीठा जल, ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो दोस्तों आपका सही उत्तर जो हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, गंदा जल में। आपका अगला प्रश्न है कि डेंगू उत्पन्न करने वाले मच्छर किस तरह के जल में उत्पन्न होते हैं? तो गंदा जल, यही क्वेश्चन था, रिपीट फिर से इसको कर दिया है, कोई दिक्कत नहीं है। साफ जल में, 1 मिनट, डेंगू उत्पन्न करने वाले मच्छर किस तरह के जल में उत्पन्न होते हैं? गंदा जल में ही होगा, ये थोड़ा सा गड़बड़ किया है इसमें, ठीक है। ऑप्शन आपका अगला प्रश्न है कि अवशोषी अंग का उदाहरण है। अवशोषी अंग का क्या उदाहरण है बाबू? कर्ण पलव की पेशियाँ, पूंछ, कशेरुकाएँ, निषेचक पटल, इनमें से सभी। तो आपका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी। आप लोग का अगला प्रश्न देखते हैं। आपका अगला प्रश्न कह रहा है कि समजात अंग के उदाहरण है। क्या है बाबू समजात अंग के उदाहरण? हमारा हाथ तथा कुत्ता का अग्रपात होगा। अगला ऑप्शन देखते हैं कि हमारे दांत तथा हाथी के दांत, आलू एवं घास की ऊपरी भूस्पर्ति, और ऑप्शन डी जो है उपयुक्त सभी। तो हम आपको बता दें कि हमारा दांत क्या हाथी के दांत के जैसा दिखता है? नहीं दिखता है, ठीक है। आलू एवं घास का जो ऊपरी भूपर्ति होता है वो क्या होता है? एक जैसा दिखता है लेकिन नहीं दिखता है, तो उपयुक्त सभी तो होगा भी नहीं। तो ऑप्शन ए नंबर जो होता है हमारा हाथ जो होता है और कुत्ते का अग्रपाद यानी कि अगला जो उसका पाँव होता है, ये दोनों क्या होते हैं? समजात होते हैं। तो इसलिए आपका ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न देखते हैं। आपका अगला प्रश्न है कि विकासीय दृष्टिकोण से हमारी किससे अधिक समानता है? ऑप्शन ए है कि चीन के विद्यार्थी, चिंपैंजी, मकड़ी, जीवाणु। आपका सही उत्तर हो जाएगा बाबू ऑप्शन बी, चिंपैंजी, ठीक है। आपका अगला प्रश्न देखते हैं बाबू। आपका अगला प्रश्न है कि लैंगिक जनन के उपरांत संतान में अलैंगिक जनन की अपेक्षा होंगी। क्या होंगी? कम होंगी, अधिक होंगी, एक समान होंगी, इनमें से कोई नहीं होगी। तो आप लोग का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, अधिक होगी, ठीक है। आपका अगला प्रश्न है कि मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए किस पौधा को चुना था? तो आपका ऑप्शन है मटर, चना, सेम, इनमें से कोई नहीं।
तो दोस्तों आपको यहाँ पे याद रखना है कि मेंडलचा जो थे वो अपने प्रयोग के लिए मटर का जो पौधा था उसी का प्रयोग किए थे। आपका अगला प्रश्न है कि फ्रेडियर मिसर ने न्यूक्लिक नाम किसे दिया। ठीक है, ऑप्शन ए है नाभिकीय, ऑप्शन बी है सल्फ्यूरिक अम्ल, ऑप्शन सी है HNO3 और ऑप्शन डी है HCl। तो दोस्तों आपका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए नाभिकीय अम्ल होगा। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है कि किसने प्रमाण दिया कि जीन गुणसूत्र का भाग है और कब दिया। ठीक है, तो इसमें टोटल दे रखा है। सबसे पहला जो ऑप्शन है कि 1928 में ग्रिफिथ ने, 1909 में जोहानसन ने और 1902 में टी बोवेर एवं WS सर्टन। ठीक है, ऑप्शन डी है कि 1944 में मैकार्टी ने। तो दोस्तों आपका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी होगा 1902 में। ठीक है, और इसका किसने किसने खोज किया था मिल करके, टी बोवेरी एवं WS सर्टेन। ठीक है, आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। आपका अगला प्रश्न देखते हैं कि प्रत्येक गुणसूत्र 2 कुंडलित धागों का बना होता है जिसे कहते हैं, क्या कहते हैं बाबू, जब 2 कुंडलित धागों से मिलकर के बना हुआ होता है तो अर्धगुणसूत्र, क्रोमोस्टेम, गुणसूत्र बिंदु, इनमें से कोई नहीं। तो जो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए अर्धगुणसूत्र आपका सही उत्तर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न देखते हैं बाबू। आपका अगला प्रश्न है कि वे अंग जिनकी उत्पत्ति तथा मूल संरचना में तो समानता होती है, कार्य के अनुसार उनकी बाह्य रचना में परिवर्तन हो जाता है, को कहते हैं, क्या कहते हैं बाबू। आपका ऑप्शन है समजात अंग, अवशेष अंग, समृद्धि अंग, इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही उत्तर जो हो जाएगा समजात अंग होता है, समजात अंग। आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है कि शरीर में भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है। ऑप्शन ए है उपचयन, ऑप्शन बी है संयोजन, ऑप्शन सी है विस्थापन और ऑप्शन डी है अपचयन। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए उपचयन। ये क्वेश्चन पिछला कल वाला वीडियो में 2 बार कराए थे इस क्वेश्चन को। ठीक है, तो जो जितना बार आ रहा है समझिए कि वो उतना ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो आपको क्या करना है, याद कर लेना है। आपका अगला प्रश्न है कि मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए कितने विकल्पी लक्षणों का अध्ययन किया था। ऑप्शन है 3, 5, 7, 14। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 5। मेंडल जो थे वो 5 क्या किए थे, विकल्पी लक्षणों का अध्ययन किए थे। आपका अगला प्रश्न है कि एकल संकर क्रस का फलस्वरूप लंबे व नाटे पौधे का अनुपात कितना था। तो दोस्तों लंबे और नाटे पौधे का जो अनुपात था, आपका ऑप्शन है 1:1, 3:1, 1:2:1, 1:3। तो आपका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा इसका सही उत्तर 3:1। दोस्तों अगला प्रश्न है कि द्विसंकर क्रस के फलस्वरूप या द्विसंकर संकरण के फलस्वरूप उत्पन्न पौधे का फिनोटाइप अनुपात था। तो फिनोटाइप आपका जो द्विसंकर संकरण यानी कि सेकंड जनरेशन में वो जब कराए थे तो उसका जो फिनोटाइप था वो था 9:3:1। आपका ऑप्शन बी सही है। ठीक है, आपका अगला प्रश्न है कि स्त्री में लिंग गुणसूत्र होते हैं, तो स्त्री में कौन से गुणसूत्र होते हैं बाबू। ऑप्शन ए XX, ऑप्शन बी XY, ऑप्शन सी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों जो XY होता है वो होता है नर में, किसमें होता है, नर में। और जो XX होता है वो होता है किसमें, स्त्री में। आपको ये याद रखना है। ठीक है, ये पीछे भी कई साल पूछ चुका है क्वेश्चन। आपका अगला प्रश्न है कि पुरुषों में लिंग गुणसूत्र, तो बता दिए हैं कि पुरुषों में कौन सा होता है, X और Y। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। आपका अगला प्रश्न है कि प्राकृतिक वर्ण द्वारा जैविक विकास के सिद्धांत की परिकल्पना किनके द्वारा की गई थी। ऑप्शन ए है डार्विन, ऑप्शन बी मेंडलीव, ऑप्शन सी है जेम्स वाटसन, ऑप्शन डी है फ्रांसिस क्रिक। तो दोस्तों आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए डार्विन। दोस्तों आपका अगला जो प्रश्न है, अगला प्रश्न है कि मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है।
ऑप्शन ए होमो इरेक्टस, होमो हैम्बिलिस, होमो सैपियंस, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों जो मनुष्य का साइंटिफिक नेम है वो है ऑप्शन सी होमो सैपियंस। ठीक है, इसको आप लोग सही कर लीजिएगा और याद भी कर लीजिएगा। ये बस यही नहीं पूछता है, कंपटीशन लेवल का ये क्वेश्चन है कि मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो आपको याद रखना है होमो सैपियंस। ठीक है, आपका अगला प्रश्न है कि मानव का उद्भव कहाँ हुआ था। मानव का जो उद्भव हुआ था वो कहाँ हुआ था बाबू, तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन है अमेरिका में, अफ्रीका में, इंडोनेशिया में, ऑस्ट्रेलिया में। तो आपको याद रखना है कि जो मानव जाति का उद्भव हुआ था वो हुआ था अफ्रीका में। इसे मानव जाति का पालना भी कहते हैं। अफ्रीका को ही क्या कहते हैं, मानव जाति का पालना भी कहते हैं। आपका अगला प्रश्न है कि चमगादड़ एवं पक्षी के पंख किस प्रकार के अंग के द्वारा किस प्रकार के अंग के उदाहरण है। ऑप्शन ए है समरूप, ऑप्शन बी है समजात, ऑप्शन सी है समृत और ऑप्शन डी है जीवाश्म। तो दोस्तों आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए समरूप। चमगादड़ और पक्षी के जो पंख होते हैं एक जैसे दिखते हैं लेकिन एक जैसे काम वो नहीं करते हैं। ठीक है, आपका अगला प्रश्न है कि प्राकृतिक वर्ण और जैव विकास इस सिद्धांत के जनक कौन थे। प्राकृतिक वर्ण द्वारा जैव विकास इस सिद्धांत के जनक कौन थे। आपका ऑप्शन है कि लोमार्क, चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन, चार्ल्स मूर, अल्फ्रेड मार्क्स। आपका दोस्तों सही उत्तर जो हो जाएगा ऑप्शन बी चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न जो है वंशागत नियमों का प्रतिपादन किसने किया। ऑप्शन ए है दोस्तों आपका ऑप्शन ए है चार्ल्स डार्विन, ऑप्शन बी है रॉबर्ट हुक, ऑप्शन सी है जेसी बोस और ऑप्शन डी है ग्रेगर जॉन मेंडल। दोस्तों आपका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी ग्रेगर जॉन मेंडल। अनुवांशिकी के पिता कौन है, तो बाबू आपको याद रखना है कि जो ग्रेगर जॉन मेंडल ही क्या थे, अनुवांशिकी के भी पिता के नाम से जाना जाता है इनको। ठीक है, इनमें कौन सही है, तो इनमें कौन सही है बाबू, यहाँ पे देखते हैं कि डी ऑक्सीरिबो न्यूक्ली एटोनिन और जो बी नंबर को ऑप्शन है वो है डी ऑक्सीरिबो न्यूक्लिक एसिड। आपका ऑप्शन सी है डी ऑक्सीरिबो न्यूक्लिक एनेमिया और ऑप्शन डी है कि डी ऑक्सीरिबो न्यूक्लिक एक्टिविटी। तो आपका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, कौन सा, डी ऑक्सीरिबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, आपका ये जो हो जाएगा राइट आंसर। आपका अगला प्रश्न देखते हैं बाबू। आपका अगला प्रश्न कह रहा है कि कान के निचले हिस्से को कहते हैं, कान के निचले हिस्से को क्या कहते हैं। आपका ऑप्शन है कर्णपल, कर्णपाली, कर्णरक्षक, कर्णपोशी और कर्णधार। तो आपका सही जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा कर्णपाली। आपका अगला प्रश्न है बाबू, कर्णपाली को ही क्या किया जाता है कि तो आपका अगला प्रश्न है कि जैव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया था। आपका ऑप्शन है लामार्क ने, डार्विन ने, अरस्तू ने, वाइसमान ने। तो दोस्तों आपका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, कौन समझाए थे बाबू, लामार्क ने। ठीक है, आपका अगला प्रश्न देखते हैं, विभिन्नताएं कितने प्रकार की होती है। ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन 3 4, ऑप्शन 4 कितना है 8। ठीक है, तो आपका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 2। विभिन्नताएं कितने प्रकार की होती है, तो 2 प्रकार की होती है। ऑप्शन अगला प्रश्न है आपका कि किसी जीव की जीन संरचना उस जीव का कहलाता है, क्या कहलाता है, जीन प्रारूप, जीनोटाइप। ऑप्शन सी है ए और बी दोनों और ऑप्शन डी है जेनोटिक्स। तो दोस्तों आपका जो सही उत्तर हो जाएगा, आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, ये जीन प्रारूप और जीनोटाइप दोनों कहलाते हैं। आपका अगला प्रश्न देखते हैं कि जीन प्रारूप तथा वातावरणीय दशाओं और निर्धारित वैसे अनुवांशिक लक्षण का या विशेषक को
विशेषक को स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? जीन प्रारूप, जीनोटाइप, लक्षण या प्रारूप, फिनोटाइप या जीनेटिक्स। तो दोस्तों आपका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, लक्षण या लक्षण प्रारूप या फिनोटाइप। दोस्तों आपका जो अगला प्रश्न है कि ग्रेगन जॉन मेंडल व्यक्तिगत जीवन में क्या थे? तो क्या थे बाबू ग्रेगन जॉन मेंडल व्यक्तिगत जीवन काल में? नाविक, व्यापारी, पादरी या फिर कृषक? क्या थे बाबू? तो आपका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, जो पादरी थे। ठीक है, आपका अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि मेंडल ने जनक पीढ़ी को किस लेटर से सूचित किया था? जनक पीढ़ी को किस लेटर से सूचित किया था बाबू? आपका ऑप्शन है पी से, ऑप्शन बी है टी से, ऑप्शन सी है एफ से और ऑप्शन डी जो है एस से। तो किससे किए थे वो? तो आपका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, पी से किए थे। आपका अगला प्रश्न है कि किसी भी प्रजाति विशेषक के एक समष्टि या आबादी में स्थित समस्त जीन उस आबादी का कहलाता है, क्या कहलाता है? जीन विकास कहलाता है, जीन कोश कहलाता है, भ्रूण विकास कहलाता है या भ्रूण कोश कहलाता है? क्या कहलाता है बाबू? तो ये कहलाता है जीन कोश। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, जो हो जाएगा जीन कोश। आपका अगला प्रश्न है कि जाति उद्भवन उन जीवों में होता है जिनमें क्या होता है? आपका ऑप्शन है लैंगिक जनन होता है, अलैंगिक जनन होता है, स्वपरागण होता है, इनमें सभी। तो आपका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा कि लैंगिक जनन होता है। जिनमें लैंगिक जनन होता है उनमें क्या होता है? जाति उद्भव उन जीवों में होता है। ठीक है, आपका अगला प्रश्न है कि डीएनए अनुक्रम के तुलनात्मक अध्ययन द्वारा किसी जीव के पूर्णजो खोज कहलाता है, क्या कहलाता है? आणविक व्युत्क्रमण, आणविक जातिवृत्ति, आणविक विलोपन, आणविक संकलन। ठीक है, तो आपका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, आणविक जातिवृत्ति। ठीक है, जातिवृत्ति। अनुवांशिकी के पिता बताए थे कि मेंडल को, ग्रेगन जॉन मेंडल को कहा जाता है। आपका ऑप्शन ए सही है। ठीक है, आपका अगला प्रश्न देखते हैं कि किसके मतानुसार जीवों में प्रजनन के द्वारा अधिक से अधिक संतान उत्पन्न करने की क्षमता होती है? ऑप्शन ए है डार्विन के द्वारा, ऑप्शन बी मेंडल के द्वारा, ऑप्शन सी हैंडलेन के द्वारा और ऑप्शन डी जो है अरस्तु के द्वारा। तो दोस्तों आपका जो सही उत्तर हो जाएगा, आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, मेंडल के द्वारा। मेंडल ने कहा था कि मेंडल का जो मत था वो कहे थे कि प्रजनन के द्वारा अधिक से अधिक संतान उत्पन्न करने की क्षमता होती है। ठीक है, आपका अगला प्रश्न है कि डीएनए में कितने प्रकार की नाइट्रोजनी क्षारक होते हैं? ऑप्शन ए है 2 प्रकार की, ऑप्शन बी है 3 प्रकार की और ऑप्शन सी है 4 प्रकार की और ऑप्शन डी है 5 प्रकार की। तो दोस्तों आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए और 2 प्रकार के। ठीक है, आपका अगला प्रश्न देख लेते हैं। आपका अगला प्रश्न है कि पक्षी तथा तितली के पंख है, कैसे है बाबू? पक्षी तथा तितली के जो पंख है, समजात अंग, असमजात अंग, अवशेषी अंग, इनमें कोई नहीं। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, असमजात अंग। आपका अगला प्रश्न देखते हैं। आपका अगला प्रश्न है कि किसी जीव की जीनी संरचना कहलाती है लक्षण प्रारूप या फिनोटाइप या जीन प्रारूप या जीनोटाइप, अनुवांशिकी या विभिन्नता? तो आपका सही जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, जीनोटाइप कहलाता है। ठीक है, आप लोग का अगला प्रश्न है कि जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत विभिन्नता एवं अनुवांशिकता का अध्ययन किया जाता है क्या कहलाता है? तो उसे क्या कहते हैं बाबू? जीवाश्म विज्ञान, भ्रूण विज्ञान, जीव विज्ञान, अनुवांशिकी। तो दोस्तों आपका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, अनुवांशिकी। आपका अगला प्रश्न है बाबू कि अफ्रीका मानव का सबसे निकट संबंधी है कि चिंपांजी, गोरिल्ला, गिलहरी, बंदर? तो आपका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, चिंपांजी। चिंपांजी से ही क्या हुए? अफ्रीका में लोग मानव के रूप में आए। ठीक है, तो दोस्तों आपका अगला प्रश्न देखते हैं। आपका अगला प्रश्न, आपका ये चैप्टर लगभग समाप्त हुआ। अब आपका लास्ट और आखिरी चैप्टर बचल है, जौन है हमारा पर्यावरण। तो इसमें देखते हैं कि इसमें क्या है।
निम्न में पहला प्रश्न इसका कि निम्न में कौन जैव अनवीकरणीय पदार्थ है? जैव अनवीकरणीय पदार्थ है डीडीटी, कागज, वाहित मल, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आपका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए डीडीटी। ये क्या है? एक प्रकार का रसायन है जो क्या करता है, किसी भी जल वगैरह में डाल देंगे तो ये कीटनाशक का काम करता है। ठीक है। आपका जो अगला प्रश्न है कि ओजोन परत पाई जाती है, किस में पाई जाती है बाबू ओजोन परत? एस्ट्रेटोस्फीयर में, एक्सोस्फीयर में, आयनोस्फीयर में और ट्रोपोस्फीयर में। तो दोस्तों आपका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए एस्ट्रोस्फीयर में। याद रखिएगा कि ओजोन परत का सूत्र भी होता है क्या? O3। ठीक है। इसके आगे आप लोग का देखना है कि निम्न में से कौन सा जलीय आहार श्रृंखला है? तो जलीय आहार श्रृंखला क्या है बाबू? कि पहले घास, बकरी, उसके बाद शेर। मतलब कि घास को खाएगी बकरी, बकरी को खाएगा शेर। ठीक है, ये होगा। या फिर शैवाल को खाएगा जलीय कीट, जलीय कीट को खाएगी मछली। या फिर घास को खाएगा जलीय कीट, जलीय कीट को खाएगा मछली और मछली को खाएगा मनुष्य। या फिर होगा घास, घास को खाएगी मछली और मछली को खाएगा मनुष्य। तो दोस्तों इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है। शैवाल को क्या खाएगा? जलीय कीट, और जलीय कीट को खाएगी मछली। आपका अगला प्रश्न है बाबू कि निम्नांकित में से किसे आप उपभोक्ता के श्रेणी में रखेंगे? हरे पौधे के। हरा पौधा तो अपना भोजन बनाता है, इसलिए इसे क्या कहते हैं? उपभोक्ता। मतलब जो दूसरे पर आश्रित रहता है। ठीक है, तो ये तो हो जाएगा पहले ही कैंसिल। दूसरा नीले हरित शैवाल, ये भी नहीं होगा। अगला है कि जंगली जानवर, तो ये होगा। ठीक है, फूल और पत्ते, ये भी नहीं होगा। तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी जंगली जानवर। आपका अगला प्रश्न है बाबू कि निम्न में कौन सा जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित होने वाला पदार्थ है? जैविक अपघटन द्वारा होने वाला कौन सा पदार्थ है बाबू? तो सूखे घास पत्ते, पॉलीथीन गैस, ये तो होगा नहीं। रबड़, ये भी नहीं होगा। और प्लास्टिक की बोतल, ये भी नहीं होगी। तो आपका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए सूखे घास पत्ते। मतलब जैविक प्रक्रम मतलब कि जो सड़ गल जाए, जो ख़त्म हो जाए। अगर हम क्या करेंगे, प्लास्टिक को, बोतल को अगर हम ज़मीन में क्या करेंगे, दफना देंगे या फिर ज़मीन में दबा देंगे, तो कुछ समय बाद भी निकालेंगे, मतलब कि 10 साल बाद भी, तो ये वैसा का वैसा ही पड़ा रहेगा। रबड़ को भी कुछ इसी प्रकार से, पॉलीथीन गैस भी उसी प्रकार से। लेकिन सूखे घास पौधों का डाल देंगे तो 3 महीना बाद क्या हो जाएगा बाबू? वो 3 महीना बाद मिट्टी में मिल गया रहेगा। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए क्या होगा? सूखे घास पत्ते। आपका अगला प्रश्न है कि हरे पौधे कहलाते हैं। हरे पौधे क्या कहलाते हैं? उत्पादक, अपघटक, उपभोक्ता, आहार श्रृंखला। तो उत्पादक, हरे पौधे क्या कहलाते हैं? उत्पादक। कहाँ है उत्पादक कहलाते हैं? क्योंकि यह अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। ठीक है। आपका अगला प्रश्न देखते हैं कि इनमें मुर्दाखोर है। मुर्दाखोर यानी कि मृत जीव को खाने वाला। तो मृत जीव को खाने वाला कौन से है? चील भी खाता है। ठीक है। सियार भी खाता है। कौआ भी खाता है। यानी कि ये सभी खाते हैं। तो क्या हो जाएंगे बाबू कि इसका ऑप्शन डी, ये सभी होगा। ठीक है। आपका अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन अजैविक नवीकरणीय है? कागज, ऑप्शन ए है कागज, लकड़ी, कपड़ा, प्लास्टिक। अजैविक नवीकरणीय मतलब कि जो मिट्टी में सड़े गले ना। तो प्लास्टिक जो है मिट्टी में कभी नहीं सड़ेगा। ठीक है। कपड़ा है, ये क्या होगा? ये भी एक ना एक दिन सूती का जो वस्त्र होगा वो सड़ जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पे प्लास्टिक का कपड़ा दे दिया रहता तब आप इस पर मतलब कि नहीं लगा सकते। ठीक है। उसके बाद से लकड़ी को भी दफनाएंगे तो वो भी कुछ समय बाद ख़त्म हो जाएगा, और कागज़ तो हो ही जाएगा। ठीक है। अगला आपका प्रश्न है कि निम्न में से कौन से पर्यावरण में जैविक घटन नहीं है? जो पर्यावरण में जैविक घटन नहीं है क्या कौन से है बाबू? पौधे, वायु, जंतु, मनुष्य। तो आपका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी वायु हो जाएगा, जो पर्यावरण में जैविक घटक नहीं है। बाकी सब ये आपको जमीन में मतलब कि जैविक घटक हो जाएंगे प्राकृतिक में। आपका अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा जैविक और नवीकरणीय प्रदूषण है?
ऑप्शन ए गोबर गैस, ऑप्शन बी प्लास्टिक, ऑप्शन सी पानी और ऑप्शन डी कागज। तो प्रदूषण किससे होता है बाबू? प्लास्टिक से, गोबर गैस से कुछ नहीं होता है, पानी से भी कुछ ना होता है और कागज से भी कुछ नहीं होता है। जो प्रदूषण होता है अनवीकरणीय प्रदूषण वो होता है प्लास्टिक से। ये सब भी है, ये पानी में भी, और गोबर, ये सब गोबर गैस ये सब भी क्या है? नवीकरणीय प्रदूषण है। लेकिन अनवीकरणीय प्रदूषण इसमें प्लास्टिक है। आपका अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका कह रहा है कि प्राकृतिक में ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। प्राकृतिक में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है बाबू? तो देखिए कोयला एक ना एक दिन खत्म होगा, तो ये नहीं होगा। अगला है सूर्य, तो सूर्य कभी खत्म होगा? नहीं होगा। पानी भी नहीं हो, पानी ऊर्जा के तो रूप है नहीं, ठीक है। कागज ये भी नहीं, ठीक। तो यहाँ पे सूर्य प्रकाश जो है क्या है? प्राकृतिक में ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। आपका अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन स्थल परितंत्र नहीं है? ऑप्शन ए जंगल, ऑप्शन बी एक्वेरियम, ऑप्शन सी घास के मैदान और ऑप्शन डी मरुस्थल। दोस्तों आपका सही जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी एक्वेरियम हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न देखते हैं कि CFC है, CFC क्या है? CFC बाबू सूत्र होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन का, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा इसका सही उत्तर, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। आपका अगला प्रश्न देखते हैं कि मृत शरीर को पचाने वाले जीव को कहते हैं, क्या कहते हैं बाबू? जो मृत जीव को पचा लेते हैं उसको कहते हैं ऑप्शन ए उत्पादक, ऑप्शन बी अपघटक जीव, ऑप्शन सी स्वपोषी जीव और ऑप्शन डी परभोक्ता। तो दोस्तों आपका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी अपघटक जीव कहते हैं उसको, ठीक है, जो क्या कर देते हैं? अपघटित कर देते हैं। आपका अगला प्रश्न है कि वनों में अधिक कटाई का परिणाम होगा, क्या होगा बाबू? वनों में जो अधिक, अगर वन की अधिक कटाई करे तो इसमें क्या होगा? कम वर्षा, भूस्खलन, भूमि अपरदन तथा बाढ़, उपरोक्त सभी। तो देखिए भूस्खलन तो वृक्ष काटने से होता नहीं है और ये बाढ़ भी नहीं आता है और उपरोक्त सभी होगा ही नहीं। इसमें कम वर्षा, जब हम क्या करेंगे वनों को कटाई करेंगे तो वर्षा क्या होगी? कम होगी, ठीक है। आपका अगला प्रश्न देखते हैं उपयुक्त सभी। आपका अगला प्रश्न देखते हैं बाबू। आपका अगला प्रश्न है कि जैव वातावरण में शामिल है, क्या जैव वातावरण में शामिल है? मृदा, जल तथा वायु, जंतु, पौधा तथा मनुष्य, सूर्य का प्रकाश, वायु, वर्षा, इनमें से कोई नहीं। आपका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी जंतु, पौधे तथा मनुष्य। आपका अगला प्रश्न देखते हैं। आपका अगला प्रश्न है कि वैसे जीव जो पौधा एवं जंतु दोनों का भक्षण करते हैं कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं बाबू? तो वो कहलाते हैं जो केवल जीवों का भक्षण करते हैं उनको कहते हैं मांसाहारी, ठीक है। और जो केवल पौधे का भक्षण करते हैं उनको कहते हैं शाकाहारी, और जो इन दोनों का करते हैं ना उनको करते हैं सर्वभक्षी या सर्वाहारी, ठीक है, सर्वाहारी, ठीक है। और नीचे वाला उभयचर, उभयचर का दूसरा मीनिंग निकलता है। उभयचर का मतलब होता है कि वैसे जीव जो जल और स्थल पर दोनों पर रहते हैं उसको कहते हैं उभयचर। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी सर्वभक्षी। दोस्तों आपका अगला प्रश्न देखते हैं। आपका अगला प्रश्न है कि जीवाणु एवं कवक कहलाते हैं, जीवाणु एवं कवक क्या कहलाते हैं? उत्पादक, अपघटक, उपभोक्ता, आहार श्रृंखला। तो दोस्तों आपका जो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी अपघटक हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न देखते हैं कि सौर ऊर्जा जीवमंडल में निम्न में से किसके द्वारा प्रवेश करती है? हरे पौधे के द्वारा, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी है जंतु के, ऑप्शन सी है कवक, ऑप्शन डी है बैक्टीरिया। दोस्तों आपका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए हरे पौधा हो जाएगा, ठीक है। आपका अगला प्रश्न देखते हैं। आपका अगला प्रश्न है ओजोन परत महत्वपूर्ण है क्योंकि वह अवशोषित करता है, क्या अवशोषित करता है बाबू? तो ऊष्मा को, ना ऊष्मा को नहीं करता है, अगर ऊष्मा को कर लेता तो हमें गर्मी लगबे नहीं करता। पराबैंगनी किरणें को, तो सूर्य की ऊष्मा को ना, आवरण किरणें को ना, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पराबैंगनी किरणों को। पराबैंगनी किरणों को ही करता है तो क्या होता है कि हम लोग सेफ जोन में रहते हैं। जैसे कि अगर पराबैंगनी किरणों को ना करे और पराबैंगनी किरणें हमारे बॉडी पे पड़े तो क्या होगा? कैंसर, चमरोग, इस टाइप का जो स्किन से रिलेटेड जितने भी बीमारी है सब हमें होंगे, ठीक है। आपका अगला प्रश्न देखते हैं। आपका अगला प्रश्न है कि प्रत्येक परितंत्र होता है,
क्या होता है? गतिशील तंत्र, प्रगतिशील तंत्र, अस्थायी तंत्र, गत्यामतमशील, गत्यामतम तंत्र। तो दोस्तों आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, गत्यामतम तंत्र। ठीक है। आपका अगला प्रश्न है, पर्यावरण मुख्य रूप से कितने घटकों का बना होता है? ऑप्शन ए है 1, 2, 3, 4। तो दोस्तों आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 2। आपका अगला प्रश्न है बाबू कि परितंत्र के जैविक घटकों की श्रेणी निम्न में से कौन है? ऑप्शन ए उत्पादक, ऑप्शन बी उपभोक्ता, ऑप्शन सी अपघटक और ऑप्शन डी ये सभी। तो दोस्तों आपका जो सही उत्तर हो जाएगा, आपका सही जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी ये सभी हो जाएगा। दोस्तों आप लोग का अगला प्रश्न देखते हैं। आपका अगला प्रश्न कर रहा है, ऑक्सीजन सभी प्रकार के वायुए जीवों के लिए आवश्यक है, जबकि ओजोन एक क्या है? ओजोन क्या है बाबू? द्रव है, घातक विष है, मतलब घातक यानी कि जहर है। ठीक है। अक्रिय धातु है, सभी गलत। तो दोस्तों आपका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ठीक है। आपका अगला प्रश्न देखते हैं कि कृत्रिम परितंत्र का उदाहरण है जो मानव द्वारा बनाया जा सकता है। ठीक है। तो मानव द्वारा क्या क्या बनाया जा सकता है बाबू? यहाँ पे देखते हैं कि वन और तालाब, ठीक है, झील, तालाब, बगीचा, खेत, ये सभी सत्य है। तो दोस्तों आपका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी ये सभी हो जाएगा। ठीक है, सभी सही है। आपका अगला प्रश्न है कि ओजोन परत पाया जाता है। ओजोन परत कहाँ पाया जाता है बाबू? तो वायुमंडल के निचली सतह पर, वायुमंडल के ऊपरी सतह पर, वायुमंडल के मध्य में, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आपका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, वायुमंडल के ऊपरी सतह पर। वायुमंडल के ऊपरी सतह पे ही रहता है, जिसके कारण क्या होता है कि पराबैंगनी किरणों को अंदर आने नहीं देता है। आपका अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन से समूहों में केवल जैव नवीकरणीय पदार्थ है? ऑप्शन ए घास, पुष्प तथा चमड़ा। ना, इसमें चमड़ा है तो क्या है? अनवीकरणीय है। ठीक है, लेकिन इसमें जैव नवीकरणीय पूछ रहा है। ठीक है, तो इसमें नीचे वाले में देखते हैं घास, लकड़ी तथा प्लास्टिक। प्लास्टिक भी नहीं है। अगला है फलों के छिलके, केक एवं नींबू का रस। तो ये उसके नीचे है केक, लकड़ी एवं घास। दोस्तों जो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन, एक मिनट और क्वेश्चन थोड़ा सा एक बार और पढ़ लेने दीजिए। निम्न में से कौन सी समूहों में केवल जैव नवीकरणीय पदार्थ है? चमड़ा भी क्या होता है बाबू? आपका गल जाता है, इसलिए क्या हो जाएगा ये आपका ऑप्शन एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्न में कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करता है? आहार श्रृंखला यानी कि जो एक दूसरे पर निर्भर रहता है। तो बताइए, तो इधर गेहूँ घास खाता है? घास खाता है? नहीं खाता है। चलिए गलत हो गया। अगला है कि बकरी घास खाती है। ठीक है, अब बकरी को कौन खाता है बाबू? तो मानव खाता है, ये सही है। ठीक है, नीचे है कि बकरी को गाय खाती है? नहीं खाती है, ये भी गलत है। घास को मछली खाती है और मछली को बकरी खाती है, ये भी गलत है। तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा बाबू? आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, घास, बकरी तथा मानव। ठीक है, आपका अगला प्रश्न देखते हैं। आपका अगला प्रश्न है वन पारिस्थितिक तंत्र में हिरण होते हैं, क्या होते हैं? उत्पादक, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीय उपभोक्ता, तृतीय उपभोक्ता। तो जो हिरण होते हैं तो वो केवल अपना भोजन कहाँ से ग्रहण करते हैं बाबू? उत्पादक से। तो क्या हुए वे? प्रथम उपभोक्ता हुए। ठीक है, ये तो उत्पादक हुए, पेड़ पौधे सब उत्पादक हुए। अब उत्पादक को जो खाते हैं वो हुए प्रथम उपभोक्ता, और प्रथम उपभोक्ता को जो खाता है वो होता है द्वितीय उपभोक्ता। तो हिरण क्या है बाबू? तो हिरण आपका है प्रथम उपभोक्ता। आपका अगला प्रश्न है कि जीवमंडल में ऊर्जा का एकमात्र स्रोत है। जीवमंडल में ऊर्जा का एकमात्र स्रोत क्या है? तो ये क्वेश्चन पीछे हो चुका है कि सूर्य का प्रकाश। इसे आप लोग याद कर लीजिएगा। जो क्वेश्चन जितना ज़्यादा आ रहा है उसको आप लोग को उतना ही बढ़िया से टारगेट करना है। ठीक है, और देखिए यहाँ पे घास स्थली परितंत्र में उत्पादक है, क्या है? घास, कीड़े, हिरण, जंगल। तो आपका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, जो क्या है? घास उत्पादक है, आपका सही उत्तर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है कि ओजोन के अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं? तो हमने यहाँ पे बताया था कि ओजोन का जो सूत्र होता है वो होता है O3। यहाँ पे सॉरी मिस्टेक से 2 लिखा गया। जो ओजोन का सूत्र होता है O3, ये 3 क्या है? यही है परमाणु। ठीक है,
तो परमाणु की संख्या कितनी होती है बाबू? 3। तो इसलिए आपका आंसर कितना हो जाएगा? ऑप्शन बी 3। अब घटक का उदाहरण है। अब घटक का उदाहरण क्या है बाबू? तो यहाँ पे देखिए कवक, बाघ, बकरी, हरे पौधे। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए कवक। आपका अगला प्रश्न है कि चिपको आंदोलन का उद्देश्य संरक्षित करना था। क्या संरक्षित करना था बाबू? चिपको आंदोलन, ये आप लोग भूगोल में पढ़े होंगे, ठीक है, भूगोल का ये क्वेश्चन है, लेकिन इसमें हम लोग को पढ़ना पड़ेगा। तो मिट्टी को है, ठीक है, मिट्टी को संरक्षित करना है, या फिर वृक्षों को, जल को, या बिजली को। तो दोस्तों जो चिपको आंदोलन चिपको आंदोलन का उद्देश्य था वो वृक्ष को बचाना था। और इसका जो नेतृत्व किसके नेतृत्व में हुआ था? तो इसको आप लोग को याद रखना है कि सुंदर लाल बहुगुणे, ठीक है, सुंदर लाल बहुगुणे के नेतृत्व में इसका हुआ था। आपका अगला प्रश्न है कि पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं। पर्यावरण के अंतर्गत क्या आते हैं? तो जलमंडल, स्थलमंडल, जैवमंडल, इनमें से सभी। तो आपका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी। ये सभी कहाँ आते हैं? पर्यावरण के अंतर्गत ही आते हैं। आपका अगला प्रश्न देखते हैं। आपका अगला प्रश्न है कि जैव घटक के उदाहरण है। जैव घटक के उदाहरण क्या है? पौधा, मनुष्य, ए एवं बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो जैव घटक के उदाहरण ये दोनों हो जाएगा ऑप्शन सी। आपका अगला प्रश्न है कि उत्पादकों पर निर्भर रहने वाले जीव कहलाते हैं। जो उत्पादक पर निर्भर रहते हैं उनको क्या कहते हैं बाबू? ऑप्शन ए है उपभोक्ता, ऑप्शन बी है अपघटनकर्ता, ऑप्शन सी है ए बी दोनों, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा उपभोक्ता। जो उत्पादक पर निर्भर रहते हैं उनको कहते हैं उपभोक्ता। उपभोक्ताओं को कितने श्रेणी में बांटा गया है? तो ये आप लोग को बढ़िया क्वेश्चन है कि उत्पादक प्रथम उत्पादकता, द्वितीय और तृतीय, इनको कितना भाग में बांटा गया है? तो 3 भाग में। ऑप्शन सी आप लोगों को सही कर लेना है। आप लोग का अगला प्रश्न है इनमें से कौन सर्वाहारी जीव है? हिरण। तो हिरण पहले ऑप्शन में है, तो हिरण तो है नहीं क्योंकि ये केवल घास फूस खाता है। अगला है मनुष्य, तो मनुष्य तो सब कुछ खाता है। दूसरा तिलचट्टा, तो तिलचट्टा भी क्या करता है? शाकाहारी। तो बी और सी दोनों। तो दोस्तों आप लोग का तिलचट्टा है तो ये शाकाहारी भी खाता है और मांसाहारी मनुष्य के जैसे ही। तो आपका जो डी है ए बी और सी दोनों, तो डी नंबर आपका सही हो जाएगा, बी और सी दोनों। ये दोनों जो है सर्वाहारी जीव है, सब कुछ जो खाते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों कि सूक्ष्म उपभोक्ता जीव कहलाते हैं। ऑप्शन ए जीवाणु, ऑप्शन बी कवक, ऑप्शन सी ए एवं बी दोनों, ऑप्शन डी गेंद। तो दोस्तों आपका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑप्शन ए और ऑप्शन बी दोनों होंगे, जीवाणु और कवक दोनों। आपका अगला प्रश्न है दोस्तों कि इनमें से कौन वन आहार श्रृंखला बनाता है? तो आहार श्रृंखला कौन बनाता है बाबू? देखते हैं। तो पहले बाघ, उसके बाद बाघ को घास नहीं खाएगा, ठीक है, घास को हिरण खाएगा, हिरण को बाघ खाएगा, ठीक, ये हमको करेक्ट लग रहा है। आगे भी देखते हैं कि हिरण को बाघ खाएगा, बाघ को घास खाएगा, ना 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 ना, ये भी नहीं होगा। अगला है कि घास को बाघ खाएगा, ना, घास तो केवल हिरण खाता है, ठीक है। तो आपका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा सही उत्तर, क्योंकि हिरण क्या करता है? घास खाता है, और हिरण को कौन खाता है? बाघ खाता है। तो ये जो श्रृंखला है ये क्या है? आहार श्रृंखला बना रहा है। आपका अगला प्रश्न है कि सूर्य के द्वारा निकला हुआ पराबैंगनी किरणें कहाँ अवशोषित होता है? ऑप्शन ए क्षोभ परत में, ऑप्शन बी जो है आयन परत में, ऑप्शन सी ओजोन परत में, ऑप्शन डी बही परत में। तो दोस्तों जो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी ओजोन परत में। जो सूर्य के द्वारा जो प्रकाश निकलता है उसमें जो पराबैंगनी किरणें रहती है वो ओजोन परत में ही क्या होती है? छन जाती है। पीछे हम बता भी चुके हैं। आपका अगला प्रश्न है कि पराबैंगनी किरण के कारण मनुष्य में कौन सा रोग होता है? ऑप्शन ए त्वचा कैंसर, ऑप्शन बी एड्स, ऑप्शन सी टाइफाइड, ऑप्शन डी मलेरिया। तो हम दोस्तों इसका भी बता चुके हैं कि जो पराबैंगनी किरणें से हमें त्वचा से संबंधित रोग होता है, तो यानी कि त्वचा कैंसर, ऑप्शन ए हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। आपका अगला प्रश्न है कि वायुमंडल कितने परतों में बटा हुआ है? तो दोस्तों ये आपका सही आपका ऑप्शन है 4, 5, 3, 6, ठीक है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 5।
आपका अगला प्रश्न देख लेते हैं। आपका अगला प्रश्न कह रहा है कि पादप खाने वाले जीव को कहते हैं, क्या कहते हैं बाबू? पादप खाने वाले जीव को, मतलब जो केवल पेड़ पौधे पे आश्रित रहते हैं उनको क्या कहते हैं? ऑप्शन ए शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी, इनमें से कोई, इनमें सभी। तो बताइए, शाकाहारी क्या करते हैं? केवल पेड़ पौधे मतलब कि घास फूस ही खाते हैं। मांसाहारी जो है केवल क्या खाते हैं? जीव, दूसरे जीव को मार के खाते हैं। और सर्वाहारी ये दोनों को खाएगा। तो बताइए, जो केवल पादप को खाने वाले मतलब कि पेड़ पौधा को खाने वाले को क्या कहेंगे? शाकाहारी। ऑप्शन ए सही है। आपका अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन मानव निर्मित जैव नवीकरणीय है? आपका ऑप्शन है ए ऑक्सीजन, बायोगैस, मीथेन, सीएफसी। तो दोस्तों आपका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, बायोगैस। बायोगैस जो है मानव के द्वारा क्या किया जा रहा है? निर्माण किया जा रहा है। हमारे द्वारा उत्पादित अजैविक नवीकरणीय कचरे से कौन सी समस्या उत्पन्न होती है? ऑप्शन ए, नालियों की अवरोध, मृदा प्रदूषण, मानव शरीर के जैविक आवर्धन, इनमें से सभी। तो दोस्तों जो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी। ये सभी क्या होता है कि मानव द्वारा उत्सर्जित होते हैं। आपका अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन आहार श्रृंखला सही है? तो आहार श्रृंखला आप उम्मीद करते हैं कि आपको पहचानने आ ही गया होगा। तो इसका आंसर आप लोगों को कमेंट में करना है। 48 नंबर और 26 नंबर पीछे था। ठीक है, तो ये दोनों का क्या करना है? आप लोगों को आंसर को आप लोगों को कमेंट में लिखना है, ABCD जो भी आपका होगा। ठीक है, आपका अगला प्रश्न देखते हैं। आप लोग का अगला प्रश्न है किसी परिस्थितिक तंत्र में ग्रहण करने वाले होते हैं? क्या ग्रहण करने वाले हैं? उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटनकर्ता, सूक्ष्म जीव। आपका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, उत्पादक। ठीक है, आपका अगला प्रश्न है बाबू कि निम्न में कौन उत्पादक है? ऑप्शन ए सर्प, ऑप्शन बी मेढक, ऑप्शन सी ग्रास हर्प, ऑप्शन डी घास। तो दोस्तों आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, घास। आपका अगला प्रश्न है बाबू कि मैदानी पारिस्थितिक तंत्र में तृतीय उपभोक्ता है? हरे पौधा, मेढक, ग्रास हॉपर, सर्प। तो दोस्तों आपका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, सर्प। आपका अगला प्रश्न है आप लोग का जो अगला चैप्टर है प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन, इसमें ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है। पेज नंबर अभी 85 तक ख़त्म हो चुका है, 99 तक है। ठीक है, तो इसको क्या करते हैं हम, इसको 10 मिनट लगेगा, अभी ख़त्म कर देते हैं। ठीक है, तो जो लोग यहाँ तक है उनका बायो में मैं बता देता हूँ कि बायो में लगभग 30 नंबर तक क्वेश्चन पूछता है। तो 30 नंबर में आप लोगों का 30 में 30 एकदम रखा हुआ है, इससे बाहर एक भी नहीं आएगा। ठीक है, तो आप लोग को देखना है कि निम्नलिखित संसाधनों में से किन्हें संपोषित रूप से उपयोग करने की आवश्यकता होती है? ऑप्शन ए कोयला, पेट्रोलियम, वन, उपयुक्त सभी। तो इस सभी को क्या करना है? संचित करना है। ठीक है, ये सब ऑप्शन डी हो जाएगा इसका सही उत्तर। आपका अगला प्रश्न है कि विश्व में कितनी प्रतिशत भाग में लगभग जल है? तो ये आप लोग को पता होना चाहिए। ऑप्शन ए 50%, 60%, 70%, 90%। ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। 70% जो भाग पे है वो केवल जल है। आपका अगला प्रश्न है कि निम्न में सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? तो सबसे ऊंचा बांध देखिए भारत का जो है वो है भाखड़ा नांगल बांध। ठीक है, भाखड़ा बांध। ये आप लोगों को कहाँ पढ़ना है? ये आप लोग को पढ़ना है भूगोल में। चलिए कोई बात नहीं, यहाँ पे आ गया है तो हम बता देते हैं। और लेकिन यही पूछ रहा है कि निम्न में सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? तो अगर भारत का पूछे तो भाखड़ा नंगल है, और विश्व का पूछे तो टिहरी बांध। ठीक है, आपका अगला प्रश्न है कि गंगा नदी की लंबाई कितनी है? तो गंगा नदी की लंबाई कितनी है बाबू? यहाँ पे आप लोग थोड़ा पीछे चला गया। गंगा नदी की लंबाई कितनी है? तो आपका जो ऑप्शन है 2000 किलोमीटर, 2500 किलोमीटर, 3000 किलोमीटर और लगभग 4000 किलोमीटर, ऑप्शन डी। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, लगभग 2500 किलोमीटर। आपका अगला प्रश्न है बाबू कि टिहरी बांध का निर्माण किस प्रदेश में किया गया है? आपका ऑप्शन है कि उत्तर प्रदेश में, उत्तराखंड में, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में। तो दोस्तों आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, उत्तराखंड में। सॉरी, पीछे वाला क्वेश्चन थोड़ा गलती हो गया था, लेकिन इसमें उसको ले लीजिएगा, आप मैनेज कर लीजिएगा कि जो टिहरी बांध है
वो भारत का जो है सबसे बड़ा बांध है, ठीक है। तो आप लोग को, और ये कहाँ है, किस राज्य में है, तो उत्तराखंड में है। इसको आप लोगों को याद रखना है। आपका अगला प्रश्न है कि उभयलिंगी जंतु कौन नहीं है। इसमें से कौन ऐसा जंतु है जो उभयलिंगी नहीं है। ऑप्शन डी है मछली, हाइड्रा, कृमि, केंचुआ। तो आपका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, मछली जो है, मछली उभयलिंगी जंतु नहीं है। इसमें नर और मादा अलग अलग होते हैं। अगला आप लोग का प्रश्न है कि प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसने दिया। ऑप्शन ए है लोमार्क ने, अरस्तु ने, डार्विन ने और स्पेंसर ने। तो दोस्तों आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, डार्विन ने। आपका अगला प्रश्न है कि प्राकृतिक में पाए जाने वाले सबसे महत्वपूर्ण अजैविक संसाधन निम्न में से कौन है। ऑप्शन ए जल, ऑप्शन बी वन, ऑप्शन सी जो है वो कोयला है, ऑप्शन डी है पेट्रोलियम। आपका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए जल होगा, ठीक है। आपका अगला प्रश्न देखते हैं। आपका अगला प्रश्न है कि 200 सेंटीमीटर से अधिक वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्र को कहते हैं। तो 200 सेमी से अधिक वार्षिक वाले क्षेत्र को क्या कहते हैं। नम क्षेत्र, शुष्क क्षेत्र, अर्ध शुष्क क्षेत्र, मध्यम वर्षा क्षेत्र। दोस्तों आपका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, नम क्षेत्र। आपका अगला प्रश्न है कि हिमाचल प्रदेश की स्थानीय सिंचाई की व्यवस्था को किस नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए तालाब, ऑप्शन बी कुल्हम, ऑप्शन सी बंधिश और ऑप्शन डी है सुरंगम। दोस्तों आपका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा कुल्हम। आपका अगला प्रश्न है कि चिपको आंदोलन का अग्रणी नेता कौन थे। तो हम बता चुके हैं कि सुंदरलाल बहुगुणे जो थे इसके क्या थे, इन्हीं के नेतृत्व में कराया गया था। आपका अगला प्रश्न है कि जैव नवीकरणीय अपशिष्ट निम्न में से कौन नहीं है। आपका ऑप्शन है मलमूत्र, अहितमल, पेड़ पौधे के मृत शरीर, इनमें से सभी। तो दोस्तों आपका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी। आपका अगला प्रश्न है कि जैव अनवीकरणीय अपशिष्ट निम्न में से कौन है। ऑप्शन ए सीसा, ऑप्शन बी आर्सेनिक, ऑप्शन डी रेडियोधर्मी पदार्थ और ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो दोस्तों आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी। आपका अगला प्रश्न है कि जल दिवस कब मनाया जाता है। तो जल दिवस कब मनाया जाता है बाबू। ऑप्शन ए है 20 मार्च को, ऑप्शन बी है 23 मार्च को, ऑप्शन सी है 20 अप्रैल को, ऑप्शन डी है 23 अप्रैल को। तो दोस्तों आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए 20, ऑप्शन बी 23 मार्च को। आपका अगला प्रश्न है कि क्लोरोफॉर्म मनुष्य के शरीर में कहाँ पाया जाता है। तो आपका ऑप्शन है आंत में, वृक्क में, गुद्दा में और यकृत में। तो दोस्तों आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए आंत में। आंत में जो होता है क्लोरोफॉर्म पाया जाता है। भारत सरकार ने बांध संरक्षण योजना कब प्रारंभ की थी। ऑप्शन ए 1985 में, ऑप्शन बी 1970 में, ऑप्शन सी 1966 में और ऑप्शन डी 1967 में। आपका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा 1970 में। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं है। प्राकृतिक संसाधन कौन नहीं है बाबू इसमें। तो वायु, मृदा, जल, जीवधारी। आपका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा जीवधारी। आपका अगला प्रश्न है कि यूरो द्वितीय का संबंध है, किससे संबंध है बाबू यूरो द्वितीय का। ऑप्शन ए है वायु प्रदूषण से, ऑप्शन बी है जल प्रदूषण से, ऑप्शन सी है मृदा प्रदूषण से और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए वायु प्रदूषण से। आप लोग का अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन एक भूमि जल का उदाहरण है। एक भूमि जल का उदाहरण कौन सा है। नदी, कुआं, तालाब, समुद्र। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी कुआं। आपका अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा उभयलिंगी जंतु है। ऑप्शन एक इसका भी बता दिए कि मछली जो मछली केंचुआ है जो उभयलिंगी है, दोनों पाया जाता है, ठीक है। आपका अगला प्रश्न है कि क्लोरोफॉर्म क्या है। क्लोरोफॉर्म क्या है। वायरस है, जीवाणु है, कवक है, इनमें से कोई नहीं। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी जीवाणु है। कोलीफॉर्म क्या है, एक जीवाणु है। और सॉरी इसको क्लोरोफॉर्म पढ़े थे, पीछे वाला भी शायद क्लोरोफॉर्म पढ़े हैं, जो छोटी आंत वाला था उसको कोलीफॉर्म कर लीजिएगा, ठीक है। आपका अगला प्रश्न है कि स्वच्छ जल का पीएच मान कितना होता है। तो वो होता है 7। ऑप्शन ए है 7, 7 से अधिक, 7 से छोटा, 7 से अधिक और 0। आपका सही उत्तर हो जाएगा कि जो स्वच्छ जल का पीएच मान होता है वो होता है 7।
आपका अगला प्रश्न है कि पर्यावरण दिवस किस दिन मनाया जाता है। ऑप्शन ए है 8 अक्टूबर को, ऑप्शन बी 5 जून को, ऑप्शन सी 17 नवंबर को, ऑप्शन डी है 1 मई को। तो दोस्तों आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 5 जून। आपका अगला प्रश्न है कि गंगा कार्य योजना किस वर्ष प्रारंभ हुई थी। ऑप्शन ए है कि 1980 में, 1985 में, 1990 में और 1995 में। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 1985। आपका अगला प्रश्न है दोस्तों कि चिपको आंदोलन किस वर्ष में प्रारंभ हुआ। आपका प्रश्न अगला ऑप्शन है 1970, 1990, 1980 और 1985। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए 1970। आपका अगला प्रश्न है कि सरदार सरोवर बांध किस नदी पर निर्मित हुआ। सरदार जो सरोवर बांध था वो किस नदी पर बांधा गया है। ऑप्शन ए यमुना, गंगा, नर्मदा, ताप्ती। आपका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा नर्मदा नदी पे। आपका अगला प्रश्न है कि साल वृक्षों के वन का लगभग 1272 हेक्टेयर क्षेत्र ग्रामीण द्वारा बहुत बुरी तरह से नवीनीकृत होने से बचाया गया। तो मिदनापुर में, गढ़वाल में, टहरी गांव में, इटरसी में। तो दोस्तों आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए मिदनापुर में। आपका अगला प्रश्न है कि वनों के संरक्षण के लिए निम्न में से किन प्रक्रियाओं को नियंत्रण करने की आवश्यक है। ऑप्शन ए पेड़ की अंधाधुंध कटाई, ऑप्शन बी है अतिचारण, ऑप्शन सी खनन, ऑप्शन डी ये सभी। तो दोस्तों ये सभी को अगर हम क्या कर दें, रोक दें, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, वन का संरक्षण हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है कि वे पदार्थ जो जैव प्रक्रम द्वारा अपघटित हो जाते हैं कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं, जैव नवीकरणीय, अक्रिय और पर्यावरण। तो आपका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए जैव नवीकरणीय हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है बाबू कि पर्यावरण को बचाने के लिए 3 प्रकार के आर का प्रयोग किया जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए रेड्यूस, रिसाइकल और रीयूज। ठीक है, पहले रेड्यूस, उसके बाद से रिसाइकल, उसके बाद से रीयूज। ठीक है। आपका अगला प्रश्न है कि जैव विविधता के विशिष्ट स्थल क्या कहलाते हैं। ऑप्शन ए जंगल, ऑप्शन बी पहाड़, ऑप्शन सी जंतु, ऑप्शन डी दवा। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए जंगल। आपका अगला प्रश्न है कि अमृता देवी बिश्नोई का संबंध किस वृक्ष के संरक्षण से है। ऑप्शन ए खेजरी, ऑप्शन बी आम, ऑप्शन सी जामुन, ऑप्शन डी पीपल। आप लोग का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए खेजरी से। आपका अगला प्रश्न है कि प्राकृतिक जल मार्ग पर जो डैम कंक्रीट अथवा छोटे कंकड़ से बनाए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं। ऑप्शन ए डैम, ऑप्शन बी चेक डैम, ऑप्शन सी बांध, ऑप्शन डी प्रपात। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी चेक डैम। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है कि कोयला तथा पेट्रोलियम परंपरागत ईंधन है जो किसके परिवर्तन के कारण उत्पन्न हुए हैं। आपका ऑप्शन है केवल प्राणियों के मृत शरीर द्वारा, केवल वनस्पतियों के मृत शरीर द्वारा, सगरी प्राणियों के मतलब सभी प्राणियों के मृत शरीरों द्वारा, उपयुक्त सभी। तो आपका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। आपका अगला प्रश्न है बाबू कि निम्नलिखित में से प्राकृतिक संसाधन कौन है। निम्नलिखित में से प्राकृतिक संसाधन कौन है। ऑप्शन ए मृदा, ऑप्शन बी जल, ऑप्शन सी वन और ऑप्शन डी ये सभी। तो दोस्तों आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी जल। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, ठीक है। तो जो लोग, मैं फिर से एक बार बोल देना चाहता हूं कि जो लोग अभी क्लास 10th में गए हैं वो लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट जरूर कर लेंगे, ताकि इस पे जब भी पढ़ाया जाएगा तो आपके पास मैसेज पहुंच जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।